एपिसोड ऑफ बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक और आज हम सबसे कॉमन फ्रस्ट्रेशन और सबसे मेजर टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। बट एचआर रिप्लाई नहीं करते, जिससे एक्सपेक्टेशंस कैंडिडेट्स की और होप्स उनकी सब शैटर हो जाती हैं। इस टॉपिक पे डिस्कशन करने के लिए आई हैव इनवाइटेड सीनियर एचआर लीडर, हिज नेम इज शुभम। So please watch the full episode because इस एपिसोड में हम सिर्फ ये नहीं डिस्कस करेंगे कि एचआर रिप्लाई क्यों नहीं करते, but we will also discuss notice period, gaps, expectation, interview tips and lots more. So welcome Shubham to Beyond the Textbook. Thank you Pooja for inviting the beautiful session. So डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट आई वुड लाइक कि आप थोड़ा एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करें, मेरे व्यूअर्स के साथ शेयर करें कि हाउ डिड यू गेट स्टार्टेड एज एन एचआर। बिल्कुल पूजा। So I have 3 company experience, one of the IT and one of the automobile sector, and recently I'm working in a pharmaceuticals. Okay, so first जो सॉरी फॉर दैट बट आई हैव टू स्टार्ट विद दिस, एचआर रिप्लाई क्यों नहीं करते, क्या रीज़न है उसके पीछे? अगर इस चीज़ों की बात की जाए कि एचआर रिप्लाई क्यों नहीं करते, उसमें आपके हर टाइप की कंपनीज़ के अलग अलग रीजंस हैं और आप एचआर्स के भी ले सकते हो कि एचआर के ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी नेचर कैसी है कि रिप्लाई करना नहीं करना। बट हमारे पास रिप्लाई करने का ऑप्शन होता है, हम ये नहीं बोलते रिप्लाई नहीं करते, बट कहीं ना कहीं आप जो कैंडिडेट है वो इतना एग्रेसिवली हमें अप्रोच कर रहा होता है कि विद इन 2 days, विद इन 1 day और विद इन आवर उसको रिप्लाई चाहिए। सो मैम हम 10 से 15 कैंडिडेट्स के इंटरव्यूज़ करते हैं एज पर प्रोफाइल। फिर हमें उसमें से शॉर्ट लिस्टेड करना होता है कि हमें वहाँ पे हमारे पास प्रोफाइल है, सो उसकी हमने जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रखी हैं पर्सनैलिटीज़ वाइज हर एक चीज़ वो हमें देखनी पड़ती है। तो उन 10 में से भी हमें शॉर्ट लिस्टेड एक कैंडिडेट करना होता है। डिपेंड करता है, हमारे पास प्रोफाइल 4 है तो हम 10 में से 4 देखेंगे, अगर 1 है तो 10 में से 1। तो आप इस चीज़ को आई थिंक समझोगे कि हमें उस चीज़ को प्रोफाइल को शॉर्ट लिस्टेड करके जो परफेक्ट प्रोफाइल है उसको हम लेके आना चाहते हैं अपनी कंपनी में कि कंपनी हमारी जो है इन फ्यूचर ग्रो करे। सो ये हमारा मेन रीज़न होता है। और मैं ये कैंडिडेट्स को ये बोलना चाहूँगा कि कम से कम 15 दिन वेट करें। अगर कोई इंटरव्यू दे के आया है तो 15 दिन वेट करे एचआर के रिप्लाई का। डेफिनेटली रिप्लाई करते हैं, बट वो इतना बॉन्ड ख़राब कर चुके होते हैं उन 10-15 दिन के अंदर कि मैसेजेस, कॉल्स और ये सारी चीज़ें, तो इतना बॉन्ड ख़राब हो चुका होता है कि वो ना फिर ना रिप्लाई मिलता उनको और ना ही उनको कुछ ऐसी चीज़ें मिलती है। हो सकता है कि कैंडिडेट बहुत अच्छा हो, कहीं ना कहीं कैंडिडेट इतना अच्छा होता है, पिछली जॉब से फ्रस्ट्रेटेड हो या कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स हो, कुछ भी बोल सकते हैं, बट कहीं ना कहीं आके वो मैसेजेस, कॉल कर करके वो एचआर को भी फ्रस्ट्रेट कर देता है और खुद भी फ्रस्ट्रेशन में रहता है। ये तो चलो ठीक है, एक वैलिड रीज़न है कि आपको वो फ्रस्ट्रेट कर रहे हैं तो इसलिए आप रिप्लाई नहीं करते। बट मेरे अकॉर्डिंगली आई थिंक कि 10 कंपनीज में से 2 कंपनीज ही होंगी जो रिप्लाई करती होंगी कैंडिडेट्स को और 8 कंपनीज रिप्लाई नहीं करती। और कैंडिडेट्स जो हैं वो एक्सपेक्टेशंस लेके, तो देखो कैंडिडेट अगर जॉब ढूंढ रहा है वो एक एक्सपेक्टेशन लेके आपकी कंपनी में इंटरव्यू देने आता है कि यार जॉब लग जाएगी, मेरा फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा, कुछ भी है ना। तो जब उसको रिप्लाई नहीं जाएगा तो वो ऑब्वियसली फ्रस्ट्रेशन में आपको ही बोलेगा ना, आपको ही टारगेट करेगा ना। बिल्कुल मैम, क्योंकि हम फ्रंट फेस हैं कंपनी के, तो हमारे साथ ही फर्स्ट मीटअप रहता है उनका, तो वो हमें ही बोलेगा, हम ये बोल नहीं रहे। बट हम एटीएस प्लेटफॉर्म पे अभी उतर आए हैं, जो एंटी ट्रैकिंग सिस्टम चल रहा है, अभी धीरे धीरे सारे ग्रो कर रहे हैं, तो धीरे धीरे ही हर एक चीज़ को ना टाइम लगता है। तो मैं ये बोलूँगा कि अभी काफ़ी कंपनीज़ के एचआर्स ने ये मेल्स वगैरह टाइप कर लिए हैं, इवन मेल्स आती भी हैं अनफॉर्चुनेटली दिस है ना, इन पोजीशंस के लिए या उन पोजीशंस के लिए। तो अभी थोड़ा टाइम लगेगा, हर एक चीज़ के लिए टाइम लगेगा, तो रिप्लाई मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। मैं अपनी बात बताऊं तो मैं विद इन 2 days के अंदर मैं रिप्लाई कर देता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि वो मैं उसको फ्री कर दूं। उसके जो होप्स हैं मेरे को लेके, मेरी कंपनी को लेके, तो मैं अगर वो सिलेक्टेड है देन सिलेक्टेड है, अगर अदरवाइज मैं उसको फ्री कर देता हूँ कि तू अपनी जॉब कहीं देख ले। तो ये मेरा स्टार्टिंग से रहा है। मैंने अपने कंपनी में जितनी मेरी कंपनीज़ में मैंने काम किया है, मैंने कभी किसी को ये नहीं कहा या ना मैंने कभी ये रोका नहीं किसी चीज़ को लेके कि यार तू रुक जा या मैं रिप्लाई करूँगा। 10-15 दिन तो मैंने वेट करने की लिए सोचा ही नहीं, विद इन आवर रिप्लाई करता हूँ, अदरवाइज 2 दिन के अंदर अंदर।
तो जैसे 2 दिन के अंदर आपने रिप्लाई कर दिया वेदर ही इज सिलेक्टेड और नॉट, बट कई बार क्या होता है कैंडिडेट्स को जब हम ये मेंशन कर दें, आई थिंक हमें मेंशन कर देना चाहिए कैंडिडेट्स को कि व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड कि वो सिलेक्ट नहीं हुआ। मैम इसकी पास मेरी एक एग्जांपल्स हैं। कभी कभी ना हमें कुछ प्रोफाइल्स बजट्स होते हैं हमारे पास ना, कुछ पॉइंट्स होते हैं जिस पे हमने वर्किंग करना होता है। बजट होता है, उसकी पर्सनैलिटी होती है, उसकी माइंड प्रेजेंस होती है, वो कैसे आया है इंटरव्यू देने, किस बिहेवियर से आया है और वो किस तरह से बिहेव कर रहा है इंटरव्यू में। तो कुछ हमारे पास पॉइंट्स होते हैं जो मेरे और एक एमडी या मैनेजमेंट के अंदर डिस्कस किए जाते हैं कि यार शुभम ये 10 बंदे तूने भेजे थे, 10 बंदों में से मेरे को इसकी माइंड प्रेजेंस अच्छी लगी है, इसका पर्सनैलिटी अच्छी लगी है और इसकी हमें जो इसका बैक एक्सपीरियंस है या इसकी स्किल्स हैं वो अच्छी लगी है। तो मैम वो उस चीज़ को डिफाइन करने के लिए मुझे टाइम चाहिए। तो अप्रॉक्सीमेटली यू टेक 10 to 15 days। मुझे टाइम चाहिए। तो अगर किसी अच्छे कैंडिडेट को मैंने जॉब देनी है इन फ्यूचर अपनी कंपनी में स्टेबल करने के लिए, लॉन्ग रन के लिए, तो मुझे उस चीज़ के लिए टाइम चाहिए। मैं टाइम लेता हूँ बट मेरा मोस्टली यही रहता है कि मैं मैक्सिमम 2 से 3 डेज़ लेता हूँ। हाँ, कहीं ना कहीं आईटी कंपनीज़ में ले लो, जब मैं आईटी कंपनी में था तो हमें 15 to 20 डेज़ भी लगते थे क्योंकि उसमें जो बजट्स थे वो लैक्स में होते थे, करोड्स में होते थे। सो लास्ट टाइम गूगल की हायरिंग थी मेरी एक, तो मैंने वहाँ पे 1 मंथ लिया था, जीएम की पोस्ट थी, मैंने वहाँ हायर की थी। तो मुझे 1 महीना लग गया था उसको फाइंड आउट करने के लिए कि ठीक है ये बंदा मैंने फाइंड आउट किए हैं, ये मैंने इनके इंटरव्यूज़ करवा दिए हैं, अब इनमें से मुझे शॉर्ट लिस्टेड करने हैं कि मुझे आगे किसको लेके जाना है। तो वो चीज़ों में टाइम लगता है। तो डिपेंड करता है कि प्रोफाइल कैसी है। अभी एक नॉर्मल अगर हम डेटा एंट्री की प्रोफाइल ले लें तो वो विद इन अ सेकेंड आप हायर कर सकते हो क्योंकि डेटा एंट्री की प्रोफाइल नॉर्मल प्रोफाइल है। बट कहीं ना कहीं अगर वो जीएम की प्रोफाइल है, कहीं ना कहीं अगर मैं फार्मास्यूटिकल्स में चले जाऊँ तो हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स होते हैं, उनकी प्रोफाइल है। तो वो मैनेजमेंट कैसे करेंगे, कैसे सिस्टम को करेंगे, यहाँ तक कि कई बार ऐसा होता है ट्रायल पे भी आते हैं कि सर हमें 5 दिन का ट्रायल दे दो, 6 दिन का ट्रायल दे दो, हम मैनेज करके दिखाते हैं आपके प्लांट को, अगर आपको ठीक लगा देन हम जॉब ज्वाइन करेंगे, अदरवाइज हम ट्रायल भी करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके ऊपर ही डिपेंड है, आप कैंडिडेट के ऊपर डिपेंड है, जो बेसिकली कैंडिडेट कैसे आके सिस्टम को फॉलो कर रहा है, कैसे बिहेव कर रहा है, क्या उसकी पर्सनैलिटी है, क्या उसकी कन्वर्सेशन है, वो सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो ये तो हमें पता लग गया कि वो प्रोफाइल वेरिफिकेशन में टाइम लेते हैं, ठीक है, पर्सनैलिटी होती है, काफ़ी चीज़ें जजमेंट करनी पड़ती हैं। बट जो कैंडिडेट सेलेक्ट ही नहीं होता, एक तो होता है सिलेक्ट हो गया तो आप उसको मेल कर दोगे कि लाइक कॉन्ग्रेचुलेशंस यू आर सिलेक्टेड, बट जो कैंडिडेट सेलेक्ट नहीं होता ऑब्वियसली उसके रीजंस होते हैं। तो क्या एचआर का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो उस कैंडिडेट को उसके जो रीजंस हैं ना सिलेक्ट होने के वो मेंशन कर दे, ताकि वो इन फ्यूचर जब भी इन केस आपकी कंपनी है या फर्दर अदर कंपनीज में अगर वो जा रहा है तो उस रीजंस की वजह से जो वो वहाँ से रिजेक्ट हुआ था तो वो उस रीजंस को अपने फॉलो अप करके आगे बेटर वे में उसको परफॉर्म कर पाए। मैं ये बोलूँगा कि कैंडिडेट जब इंटरव्यू कर रहा होता है हमारे साथ आके तो उसको हमारे क्वेश्चंस पे रिप्लाई करना या उनको फंबल होना या उनको चीज़ें वो खुद समझ आता है। और मुझे लगता है इवन मैं अपनी बात करूं तो कहीं ना कहीं जब मैं पहले इंटरव्यूज़ करता था या मैं अपने खुद इंटरव्यूज़ देता था एज ए इंजीनियर बेसिस पे, तो मेरा फंबल मेरे को पता चल जाता था कि यार मैंने आज इंटरव्यू अच्छा नहीं दिया तो इस कंपनी में मैं नहीं जा सकता, ठीक है। तो वो 90% तो उसको पता चल गया होता है, उसको एक उम्मीद होती है एचआर की तरफ से कि यार ठीक है मैं गलत इंटरव्यू दे के आया हूँ या कुछ भी है, कहीं ना कहीं मेरी एक होप है कि हो जाएगा। तो वो डिपेंड करता है एचआर के ऊपर कि वो उसको रिप्लाई देगा या नहीं देगा। एक तो आपने अभी जस्ट मेंशन किया है कि उसको खुद ही पता लग जाएगा, बट स्टिल कुछ कैंडिडेट्स ऐसे ही होंगे, यार मैंने वो क्वेश्चन का आंसर तो अच्छा दे दिया था बट मैंने फंबल कर लिया, बट फंबल इतना इम्पॉर्टेंट है इंटरव्यू में कि उसके आंसर्स करेक्ट थे बट उसने फंबल कर लिया तो वो रिजेक्ट हो गया कैंडिडेट। बात आ जाती है प्रोफाइल के ऊपर कि आपकी जो प्रोफाइल है वो किस डेजिग्नेशन पे है।
हमें डेटा एंट्री वाला फंबल कर जाए, हमें क्या करना है, हमें तो उससे काम करवाना है, उसकी स्किल्स अच्छी हैं, उसका माइंड ऑफ प्रेजेंस अच्छा है, तो वो काम कर रहा है, कोई इशू नहीं। बट कहीं ना कहीं हमारी कंपनी को इंट्रोड्यूस करने वाला जीएम फंबल कर रहा है स्टेज पे, तो वो अच्छा नहीं है ना। तो कहीं ना कहीं हमें प्रोफाइल्स के हिसाब से ही चलना पड़ता है मैम। हमारे पास अपने पॉइंट्स होते हैं, तो हम उन पॉइंट्स को देख के अच्छे से समझ के फिर भी चल रहे हैं, ठीक है? उन्हीं चीज़ों को हम लेके चल रहे होते हैं। कुछ डिस्कशंस रहती हैं मैनेजमेंट के साथ कि इसके ये पॉइंट अच्छे हैं। जब इंटरव्यू होता है तो उसमें उसके पॉइंट्स ही नोट डाउन किए जाते हैं। वो फर्स्ट कॉल हमारा टेलीफोनिक राउंड रहता है, जैसे हम बात करें तो टेलीफोनिक राउंड में उसकी कन्वर्सेशन जो होती है वही क्लियर कर देती है कि हमें से बुलाना है यहाँ इंटरव्यू करने के लिए या नहीं बुलाना, ठीक है। तो पर्सनैलिटी होती है, उसका बैठने का स्टाइल, उसका बात करने का तरीका, ये सारी चीज़ें वहाँ नोट की जाती हैं। एक स्किल्स ही नहीं होती कि जो नोट की जाती हैं, कहीं ना कहीं बड़े अच्छे स्किल्स वाले भी रिजेक्टेड कैंडिडेट में आ जाते हैं। बट कहीं ना कहीं पर्सनैलिटी भी डिपेंड करती है, कहीं ना कहीं उनके स्टाइल्स भी डिपेंड करते हैं। तो ये प्रोफाइल के ऊपर है मैम कि हमें प्रोफाइल कैसी मिली है और हम किस प्रोफाइल पे वर्किंग कर रहे हैं। तो अब जैसे आपने प्रोफाइल की बात करी, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि एक बेस्ट इंटरव्यू आपके अकॉर्डिंगली क्या होता है? पर्सनैलिटी, स्किल्स, डिग्री? मैम हम सबसे ऊपर रखते हैं कंपनी के लिए चाहिए जो उसको इंट्रोड्यूस कर रहा है। सेकेंडली हमारी स्किल्स, और डिग्री तो ऑब्वियसली अगर है तो वो अप्लाई कर रहा है, अदरवाइज नहीं करेगा। तो वो नॉर्मल एक हमारा वो रहता है फॉलो। ठीक है। तो पर्सनैलिटी में क्या, लाइक वे ऑफ टॉकिंग, एक वेयरिंग, ड्रेसिंग सेंस, क्या क्या फैक्टर्स उसमें आप कंसिडर करते हो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में? मैं भी फार्मास्यूटिकल्स की एक एग्जांपल दे देता हूँ। तो हमारे जो पर्सनैलिटी पॉइंट्स हैं उसमें हमारा ये रहता है कि हम मान लो कि क्यूए हेड की एक इंटरव्यू कर रहे हैं, क्वालिटी इंश्योरेंस रहता है वो। तो उसका जब हमारे कैबिन में एंटर होना, सो एक वे होता है एंटर होने का, है ना। वो एंट्रेंस कैसे कर रहा है, उसका जो क्लोथ्स हैं वो क्या डाल के आया है। सो हमारे में क्लीन प्रॉपरली ना बियर्ड क्लीन होनी चाहिए, तो वो प्रॉपरली वो सारी चीज़ें हम पर्सनैलिटी में डिस्कस रहती है। हाउ वेल ही परफॉर्म्ड या हाउ वेल ही कम्युनिकेट। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं मैटर करती हैं। तो वो एंड में वही बात आ जाती है कि लोगों का जो आजकल मिथ ही है कि कम्युनिकेशन बेटर होनी चाहिए तभी आपको जॉब मिलेगी। बिल्कुल, स्किल्स चाहे कम हो नहीं मैम, स्किल्स भी होने चाहिए, कम्युनिकेशन भी होनी चाहिए, मतलब बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस होना चाहिए। Like if you have skills, you need communication, and if you have communication, then you need best skills to get the job. Definitely, ma'am. So शुभम, अब आजकल जो सिस्टम चल रहा है प्रोफाइल एनालिसिस का वो है ATS. So first आप मेरे को पहले ATS के बारे में बताएं, क्या है ये ATS और कैसे ये प्रोफाइल एनालाइज करता है? तो मैम जो ATS है इसकी अगर फुल फॉर्म की बात की जाए तो ये एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम है। इसके वर्सेस एक एंटी ट्रैकिंग सिस्टम चलता है। सो ये जो इसकी वर्किंग है, जो अभी AI वर्किंग कर रहा है, जो नया अभी आ रहा है, वो क्या वर्किंग कर रहा है। मान लो कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि मैंने एक प्रोफाइल डाली कि मुझे एक डेटा एंट्री वाला चाहिए, उसमें मुझे एक सिंगल स्किल चाहिए कि उसको MS Excel आना चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए उसके अंदर। तो उसके अंदर जितने भी CVs आएंगे ना, वो सिर्फ MS Excel का ही जो डेटा उठाएगा, अदरवाइज वो जितने CVs हैं उनको रिजेक्ट कर देगा, चाहे किसी ने कुछ भी लिखा है। अगर उसने MS Excel ऑफिस नहीं लिखा है, उसके अंदर हाईलाइट नहीं किया है अपनी स्किल्स के अंदर, वो उसको कवर नहीं करेगा। तो कहीं ना कहीं जो मेनली HRs के लिए अगर ATS सिस्टम है भी या नहीं भी है, उनको फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनको एंड ऑफ द डे अपनी सारी प्रोफाइल्स को चेकआउट करना पड़ता है कि हमारे पास अगर 100 CVs आए हैं या 150 CVs आए हैं तो 150 चेक करने ही पड़ते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ATS है तो मशीन ही गलती करेगी, तो कहीं ना कहीं गलती हो सकती है उससे। तो HR चेक करता है सारी प्रोफाइल्स को, तो उसमें से शॉर्ट लिस्टेड करके देन आगे मूव ऑन। ठीक है। तो जैसे ATS का अगर बेसिकली अगर किसी कैंडिडेट ने वो स्पेसिफिक कीवर्ड अगर हाईलाइट नहीं किया तो वो ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल। बट मैनुअली चेक होते हैं? बिल्कुल होते हैं मैम।
बट लोगों को तो यही लगता है कि एटीएस से, क्योंकि आजकल तो एक सर्विस भी चल पड़ी है, वी विल क्रिएट एटीएस फ्रेंडली रिज्यूमे। ये मैनुअली है, मतलब चेक ऑन चलता है पीछे। मैनुअली चेक होते हैं मैम, विदाउट मैनुअली चेक किए तो एचआर की जॉब खतरे में आ जाएगी। तो वो चीज़ें रहती हैं। मैनेजमेंट ऐसा नहीं है कि एचआर के ऊपर कोई और देख नहीं रहा, मैनेजमेंट उसको नोटिस करती है, उसकी हर एक वर्किंग्स को। हमारी भी रिपोर्टिंग सिस्टम बनते हैं, हमारा भी सब कुछ होता है, तो दैट्स वाई हमें भी चेक करना पड़ता है, हमें भी अपनी रिपोर्टिंग देनी पड़ती है कि हमने ये आज सीवी शॉर्टलिस्टेड किए हैं, ये किए हैं। तो जैसे आप वर्किंग कर रहे हो, आप भी एम्प्लॉई हो, हम भी एम्प्लॉई हैं, तो ये चीज़ें हमारे ऊपर भी है, हमारे ऊपर भी रूल रेगुलेशंस हैं, सारी चीज़ें हैं, तो हम भी उन चीज़ों को फॉलो करके चल रहे होते हैं। बट मैनुअली आई थिंक मैनुअली अच्छा है, एटीएस से मैनुअली अच्छा है। और बेसिकली बात की जाए अपने कैंडिडेट्स की, तो जॉब नहीं अप्लाई करने आती जो अभी तक मैंने अपने प्रॉपर जॉब में एक्सपीरियंस किया है, तो उनको जॉब अप्लाई नहीं करने आती। क्योंकि मान लो कि हमने एक आईटी की प्रोफाइल ले लेते हैं, .NET डेवलपर की, है ना, तो उस पे अप्लाई कर रहे हैं जावा वाले, फुल स्टैक, मॉन स्टैक। जब हमने डाल ही दिया है .NET डेवलपर चाहिए हमें, तो उसमें फुल स्टैक, मॉन स्टैक, जावा और ये इनका क्या काम। सो कहीं ना कहीं जॉब अप्लाई करना भी एक तरीका मैटर करता है। तो क्या आप बता सकते हैं हाउ टू अप्लाई फॉर अ जॉब? मैम मैं तो बोलूँगा कि सबसे पहले अगर जॉब आपने अप्लाई करनी है तो वो अप्लाई वाला बटन नहीं दबाना, उसको पढ़ो, रीड करो। सबसे पहले रीड करो कि उस प्रोफाइल का नाम क्या है, उसके बाद रीड करो कि उसका बजट क्या है। अब मेरा बजट 15 से 20 हज़ार है और 45,000 वाला बंदा अप्लाई करके और मेरे ऊपर फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा है कि अगर तुझे रखना नहीं था तो तूने कॉल क्यों किया, है ना। तो उन चीज़ों को रीड करो, ठीक है। नीचे हमने डिटेल्स डाली होती है, ठीक है, जेडी को पढ़ो, जेडी को पढ़ने के बाद उस जॉब को अच्छे से अप्लाई करो, फिर कांटेक्ट करो, क्योंकि उसमें आप अपना भी टाइम वेस्ट कर रहे हो और उस एचआर का भी टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं लोग सोचते हैं कि यार हम अप्लाई कर देते हैं, कोई नहीं, हम कह कू के स्टार्ट करवा लेंगे, है ना। तो वो चीज़ें नहीं होती मैम। हमारे बजट सेट होते हैं, कंपनी का बजट होता है, हमें बजट दिया जाता है कि हमें इतनी हायरिंग इतने बजट में करनी है, तो हमें वो बजट ही सेट मतलब कवर अप करके चलना पड़ता। हम एचआर को सिर्फ कैंडिडेट्स के नज़रिए से नहीं देख सकते, एचआर का भी खुद का एक जोन है, उसका भी एक एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो हम यही सुनने को मिलता है कि लाइक एचआर करते क्या हैं, वेले हैं, झगड़े सॉल्व करते हैं और रंगोलियाँ बनाते हैं, इनका बस यही काम है। तो इट्स ऑब्वियसली इट हर्ट्स कि आपकी एक एचआर एक एक ग्रेट प्रोफाइल है, आप लोगों की हायरिंग करते हो, बट इट ऑल्सो हर्ट्स समवेयर। तो आपका इस पे क्या पर्सपेक्टिव है? मैम मैं ये बोलना चाहूँगा कि यही चीज़ क्लियर होनी चाहिए पहले अपने मेरे आपके व्यूअर्स को। बेसिकली एचआर की प्रोफाइल बहुत बड़ी प्रोफाइल है जिसमें वो मल्टीटास्किंग वर्किंग करता है। अगर आप लोग एक अपनी प्रोफाइल से परेशान हो तो ये भी सोचो उसके पास 10 से 15 प्रोफाइल हैं, वो कंपनी को मैनेज कर रहा है, ठीक है। कहीं ना कहीं लोग बोलते हैं एचआर बिजी है, बट वो अपने कैबिन के अंदर ना कंटिन्यू काम कर रहा होता है। हमारे पास लॉट्स ऑफ वर्किंग होते हैं, मतलब वर्क्स रहते हैं, हम नहीं बताते या नहीं अलाइंड होते या हम खेलते ही नहीं, आते ही नहीं, बाहर नहीं निकलते। तो ये ऐसा नहीं है कि हम फ्री बैठे हैं, वहाँ हम वर्किंग कर रहे हैं। हमारे पास हायरिंग्स रहते हैं, पे रोल्स रहते हैं, हमारे पास कंप्लाइंसेस रहती हैं, कंपनी पॉलिसीज़ रहती हैं। हम डेली डे बाई डे हम चेंजेस कर रहे होते हैं कि हमारा एम्प्लॉय आराम से आए, बैठे और काम करे। कहीं ना कहीं हम उसको अच्छा बनाना चाहते हैं कि पॉलिसीज़ अच्छी बन जाए जिसमें हमारा एम्प्लॉय सेफ फील करे, अपना जो वर्किंग कल्चर है, वर्किंग एनवायरनमेंट को अच्छा कर रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें पॉइंट्स आपको आई थिंक नहीं दिखते होंगे, बट हम कवर कर रहे होते हैं। रही बात रंगोलीज़ की और रही बात लड़ाइयाँ झगड़े सॉल्व करने की, तो वो हमारा काम है। वो कंपनी को और आपको अच्छा इंजॉय फील करने के लिए रंगोलीज़ फंक्शन किए जाते हैं या कोई भी पार्टीज़ ऑर्गेनाइज की जाती हैं।
झगड़ा सॉल्व करने का ये है कि वो कोर्ट भी करता है, हम भी वही काम करते हैं, तो झगड़ा सॉल्व करना एक हमारी प्रायोरिटी रहती है कि ठीक है उनके पास जो भी है सॉर्ट आउट करके, अगर उनको मैनेजर नहीं अच्छा लग रहा या अपना टीम मेंबर नहीं अच्छा लग रहा तो उनको हम शफल करके कहीं ना कहीं साइड पे कवर अप करके सॉर्ट आउट करके अपनी कंपनी को स्मूथली चलाएं। तो ये हमारा वर्किंग है मैम, इसमें हम वर्किंग करते हैं। तो बेसिकली हम अगर 8 घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं तो हम उसमें वर्किंग कर रहे हैं, हम घूम नहीं रहे, हम चाय नहीं पी रहे, हमारे पास बहुत सारे काम रहते हैं। तो ये मैं आपके व्यूअर्स को बोलूँगा और एम्प्लॉयज़ को बोलूँगा कि अगर आपके पास एक प्रोफाइल है, आप आंख बंद करो और उसको सोचो कि हम कितने परेशान हैं और हमारे पास पूरी कंपनी की प्रोफाइल्स हमारे पास ही रहती हैं। तो कहीं ना कहीं एज ए ह्यूमन बीइंग हमें भी हर्ट होता है। हर्ट होता है। सो जैसे अभी हमने डिस्कस किया, सबसे हार्डेस्ट पार्ट अब तक के एक्सपीरियंस तक, आपका जितना भी एक्सपीरियंस रहा है, सबसे हार्डेस्ट पार्ट क्या है आपकी जॉब का एज एन एचआर? किसी को हायर करना। कैसे? मैम किसी प्रोफाइल को अगर हम लेके आते हैं, अब मान लो 2 प्रोफाइल्स हैं या 3 प्रोफाइल्स हैं, कहीं ना कहीं हमारे पास एक रहता है कि हमें इतनी प्रोफाइल्स हायर करनी है, हम 10 बंदे बुला रहे हैं और 10 के 10 ही अच्छे हैं, हम तो चाह रहे हैं कि ठीक है आ जाए, है ना, जॉब के लिए आए हैं, हमारे पास आए हैं, तो हम तो कहीं ना कहीं हेल्प आउट करते हैं उनको कि उनको जॉब मिल जाए। बट हम भी कहीं ना कहीं रुके रहते हैं कि ठीक है हमें इतनी प्रोफाइल्स हायर करनी है, हमें इतनी ही चाहिए, तो वो हमारा मेजर पॉइंट रहता है, ये हर्ट होता है। तो जैसे आप फर्स्ट ऑफ ऑल रिज्यूमे चेक करते हो, तो उसमें सबसे पहले आप क्या चेक करते हो रिज्यूमे में? रिज्यूमे मैम हम जब चेक करते हैं, सो फर्स्टली हमारा पॉइंट रहता है क्वालिफिकेशन को चेक करना। सेकेंडली जो हमारे जॉब एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं उनकी, जो हमने डाली होती हैं अपनी जेडी में, वो हम उसमें ढूंढते हैं कि उसकी जो, अगर वो फ्रेशर है तो फ्रेशर्स में हमें वो जॉब एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं देखनी होती, हमने सिंपल उनके रिज्यूमे देखने होते हैं कि वो क्या उसकी एजुकेशन है, कहाँ से बिलोंग करता है और वो कितना एजुकेट है। बेसिकली हम एजुकेशन पे प्रायोरिटी देते हैं फ्रेशर्स के ऊपर। और अगर तो नियर बाय है, ये मेन पॉइंट रहता है। अगर हम मोहाली की या चंडीगढ़ की बात करें, अगर हम नियर बाय कैंडिडेट्स देखते हैं सबसे पहले कि नियर बाय कैंडिडेट्स हैं तो उनको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है। अगर कहीं दूर के हैं तो उनको हम फिर थोड़ी देर बाद सेकंड प्रायोरिटी पे रखते हैं कि ठीक है फर्स्ट प्रायोरिटी हम नियर बाय स्टूडेंट्स को देंगे, क्योंकि हर एक चीज़ हमें देखनी पड़ती है, बजट्स भी उतने होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, तो उसी हिसाब से हम चलते हैं। इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है रिज्यूमे में, अगर फ्रेशर है चाहे एक्सपीरियंस्ड पर्सन है? मैम कॉलेज ब्रांड की बात की जाए तो वो प्रोफाइल के ऊपर डिपेंड करता है, कहीं ना कहीं कॉलेज ब्रांड मैटर करता है कि आप किस कॉलेज और किस यूनिवर्सिटी से आप पढ़ के आ रहे हो, क्योंकि वो अपनी आपकी पर्सनैलिटी को डिफाइन कर रहा है। जब डेवलप्ड कैसे हो आप, किस तरह डेवलप्ड हुए हो वहाँ पे, तो कहीं ना कहीं जो ब्रांड है जो आपने बोला कॉलेज का, वो मैटर करता है। तो जैसे ब्रांड मैटर करता है, मैंने ये भी ऑब्जर्व किया है कि जो कॉलेज का ब्रांड होता है, लाइक LPU है या CU है या पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ है, इनके पैकेजेस ज़्यादा रहते हैं एज़ कम्पेयर टू द अदर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं या कॉलेजेस हैं। ऐसा क्यों रहता है? मैम इनके पैकेजेस ना हमारी कंपनीज या किसी भी कंपनीज के साथ एक फिक्स पैकेजेस होते हैं। ओके। सो ये कॉलेजेस पहले ही डिफ़ाइन करते हैं कि हमारा, उनकी तरफ से जो मेल आता है उसमें डिफ़ाइंड रहता है कि हमारा ये कैंडिडेट है, मान लो MBA का कैंडिडेट है तो उनका मिनिमम पैकेजेस हमारे पास ये है, अगर आपको ठीक लगता है तो आप हायर करने आ जाओ। तो उनका जब इनवाइट आता है, सो उस मेल में हमारे पास सब कुछ मेंशन होता है। उसके बाद हमने जाके जज करना होता है कि वो क्या पर्सनैलिटी है, क्या उसकी डेवलपमेंट हुई है, क्या चीज़ें हैं, वो उस पैकेज में फिट है कि नहीं है। कई बार तो ऐसा भी हुआ है मैम, एक्सपीरियंस मेरा, कि मैं PU गया हूँ या कोई अच्छी यूनिवर्सिटी गया हूँ तो वहाँ पे वो मैं 0 कैंडिडेट लेके आया, क्योंकि वो जिस तरह के पैकेजेस मांग रहे थे उस तरह की पर्सनैलिटी और उस तरह की डेवलपमेंट उनके अंदर नहीं थी। तो कौन सी स्किल्स लाइक पर्सनैलिटी तो हमने पहले भी डिस्कस किया कि वे ऑफ टॉकिंग एंड ड्रेसिंग सेंस, बट जो एक ऑब्वियसली एक स्टूडेंट है वहाँ पे, तो पर्सनैलिटी ऑब्वियसली उसकी ऑलरेडी वेल एस्टेब्लिश्ड ही होगी जो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं। बिल्कुल। तो उसमें क्या फैक्टर्स आप कंसिडर करते हो? मैम उनकी इंट्रोडक्शन सबसे मेन रहती है। इंट्रोडक्शन एज इन अपनी इंट्रोडक्शन उनकी, कि वो इंट्रोडक्शन में क्या क्या कवर अप कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जब हम अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं तो वहाँ पे कोई स्कॉलरशिप्स
टाइप के जैसे कैंडिडेट्स होते हैं, तो वो कहते हैं ना कि ह्यूमन नेचर है, भावुक हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं वो अपनी इंट्रोडक्शन में इतना ज़्यादा कुछ बोल जाते हैं कि हमें उस पर डाउट आ जाता है कि इन फ्यूचर हमारे लिए या हमारी कंपनी के लिए ये अच्छे डिफाइन नहीं रहेंगे, तो वो हमें छोड़ने पड़ जाते हैं। अभी आपने यहाँ बोला भावुक हो जाते हैं, डाउट आ जाता है, तो क्या डाउट्स आ जाते हैं, क्या उनको नहीं बोलना चाहिए इंट्रोडक्शन में? चाहे वो मैं उनकी बात नहीं करूँगी, ओनली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स की बात नहीं करूँगी, ओवरऑल कि चाहे फ्रेशर है, चाहे एक्सपीरियंस पर्सन है, वो अगर अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहा है आपको, तो उसको क्या नहीं बोलना चाहिए इंट्रोडक्शन में? बिल्कुल, इंट्रोडक्शन में हम ये चाहते हैं कि हमारे पास उसका सिर्फ एक नाम, एक उसकी एजुकेशन बैकग्राउंड और एक छोटा सा फैमिली बैकग्राउंड जो है, या उसकी स्किल्स, ये 4 चीज़ों पे वो बात करे, उसके बाद वो अगले क्वेश्चन पे मूव ऑन हो जाए। तो इंट्रोडक्शन बेसिक बिल्कुल क्लियर, ये 4 जो टिप्स पे काम करता है जो आपके पास होनी चाहिए। हम इसी टिप्स के ऊपर जजमेंट लेते हैं कि वो उसका जो माइंड है वो किस टाइप में और किस तरफ से चल रहा है। तो अगर उसने कुछ एक्स्ट्रा बोल दिया तो मैम उस पर एक्स्ट्रा बोलने पे ये रहता है कि वो, मैंने बताया ना कि उसकी फीलिंग्स एक्सप्रेस होना स्टार्ट हो जाती है। ओके, कि वो, आप जॉब तो चाहिए सबको, है ना, तो उस चीज़ पे वो फीलिंग जो उसकी है ना वो एक्सप्रेस करना स्टार्ट कर देता है। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि ये कॉन्फिडेंट इन फ्यूचर कहीं खो देगा या कुछ भी हो जाएगा। तो इंट्रोडक्शन हमेशा, अपना जो इंट्रोडक्शन है वो क्लियर 4 टिप्स पे करो, उसके अलावा और कुछ हमें चाहिए नहीं। और एचआर इससे आगे कुछ पूछता भी नहीं है। आई थिंक कि कोई भी एचआर ऐसे कुछ पूछता भी नहीं है, वो 4 टिप्स पे क्लियर कर देता है कि ठीक है, जो फ्रेशर कैंडिडेट्स हैं उनको 4 टिप्स पे ही कवर अप करना चाहिए। ओके। अब जैसे यूनिवर्सिटीज़ की तो हमने बात कर ली कि वो आपका डायरेक्ट उनके साथ पैकेजेस का रहता है, तो जो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस हैं या बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, तो उनमें रेफरल्स प्रोग्राम्स भी बहुत आई थिंक चलते हैं। तो ये रेफरल्स वाकई होते हैं कि कोई सीनियर है पर्सन, वो कि भाई मेरा ये है पर्सन, इसको आप इंटरव्यू ले लीजिए, तो इसको आप जॉब पे हायर कर दीजिए, या ऐसा कुछ रहता है? रेफरल्स का वाकई रहता है? बिल्कुल मैम, रेफरल्स का रोल रहता है। उसका रीज़न क्या रहता है? उसका रीज़न हमारे पास ये रहता है कि वो एक टीम बना, मान लो एक मैनेजर है, अगर वो 5 बंदे लेके आया है, तो वो 5 बंदे उसकी मैनेजमेंट के अंदर चलेंगे। सो हमें कंपनी को वर्किंग चाहिए कि वो वर्किंग कैसे कर रहे हैं। मैं फार्मास्यूटिकल्स की एक एग्जांपल देता हूँ। तो हमारे फार्मास्यूटिकल्स के अंदर मोस्टली जो हमारी टीम रहती है, QA की टीम, QC की टीम, प्रोडक्शन की टीम, तो वो रेफरल से ही आती है। ओके। हम उनको हायर नहीं करते, हमें सिर्फ प्रोडक्शन मैनेजर हायर करना है, वो अपनी टीम अपने आप ले आएगा। तो कहीं ना कहीं रेफरेंस मैटर करती है कि उसका रीज़न रहता है कि वो अच्छे से काम करते हैं, वो उसके कहने पे चलते हैं। ओके। जो अपने आप को रेकमेंड करना चाहते हैं आपकी कंपनी में, फिर वो तो कर ही नहीं पाएंगे कभी भी। नहीं मैम, वो इंटरव्यूज चल रहे होते हैं। ऐसा थोड़ी ना कि हमारे पास एक 10 बंदों की टीम है। प्रोडक्शन, अगर आप कभी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में अगर आप रह गए हो, तो वहाँ पे मिनिमम 50, 60, 80, 90, 100 ऑफ जो वैकेंसीज ओपन रहती हैं। रेफरल्स इसलिए रहते हैं कि वो टीम वर्किंग करें, एक टीम बन जाए। 10 बंदों की टीम है तो 10 बंदे आगे 10 की टीम बनाएं और उनको मैनेज करें। तो बेसिकली टीम वर्क पे ही काम होना है। मैं अकेला कंपनी नहीं चला सकता, ऑब्वियसली बंदे रखने पड़ेंगे और वो काम करना पड़ेगा। तो टीम वर्किंग मैटर करती है मैम। कोई भी है, अगर हम नया कैंडिडेट भी डालते हैं, वो अपने मैनेजर के साथ या अपने किसी भी कलीग से साथ अच्छा है, तो वो डेफिनेटली उसका हाथ पकड़ के आगे लेके जाएगा कि यार मैं आज कंपनी चेंज कर रहा हूँ, मैं दूसरी कंपनी में जा रहा हूँ, तू भी चल मेरे साथ। तो वो टीम वर्क जो है, कंपनी चलती टीम वर्क पे है। हाँ, वो तो है, कंपनी तो टीम वर्क से ही चलती है। तो टीम वर्क कहीं ना कहीं मैटर करता है। तो रेफरल्स अगर आप बोलोगे, तो रेफरल्स भी हम सोच समझ के लेते हैं कि ऐसे ही नहीं कि वो आ गया, उसका भी इंटरव्यू होता है, सेम प्रोसेस से ही उसको निकलना पड़ता है, उसको भी सेम प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। एंड ऑफ द डे रेफरल्स का ये होता है कि ठीक है, उसको प्रायोरिटी दी जाती है कि ठीक है रेफरल आया है तो उसको हम प्रायोरिटी दे दो, बट उनको भी सेम उसी प्रोसेस से फॉलो अप होना पड़ता है। बिल्कुल। अगर उनका प्रोसेस अगर उनका HR राउंड क्लियर नहीं होते या MD राउंड क्लियर नहीं होता, तो दे डोंट गेट द जॉब। यस।
ओके, एक ऐसी मिस्टेक जो फ्रेशर मोस्ट करते ही हैं और जिसकी वजह से वो ऑन द स्पॉट रिजेक्ट हो जाते हैं। फ्रेशर की मोस्टली मिस्टेक्स रहती हैं उनके सीवीज़ के अंदर, वो अपने आप को डिफाइन नहीं कर पाते। सेकेंडली, एक लर्निंग पावर होती है हर एक। मैं चाहूँगा कैंडिडेट को ये बताना कि एक अगर आपको कोई प्रोफाइल दे रहा है तो फर्स्टली मैं ये बोलूँगा कि अपना करियर स्टार्ट करो फ्रेशर्स को, फिर उनको सैलरीज और उनको इन्वायरमेंट और उनको कंपनी के नाम से प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आई थिंक कि उनको अपना जो करियर है वो स्टार्ट करना चाहिए। कहीं ना कहीं फ्रेशर्स यही गलतियाँ कर रहे हैं, तो वो अपने करियर को स्टार्ट नहीं कर रहे। लास्ट टाइम भी एक एग्जांपल अगर मैं दूं तो मेरे पास एक लड़की थी, फ्रेशर थी, मेरा बजट 15,000 था और वो चाह रही थी कि मुझे 25 ही मिले एज अ फ्रेशर। तो कहीं ना कहीं हमें स्किल्स वाले पर्सन को हम 25,000 दे रहे हैं जो कि 1-2 साल का एक्सपीरियंसड है, वो हम फ्रेशर को मीटअप नहीं करवा सकते। तो फ्रेशर्स को मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि वो अपनी प्रोफाइल कैसे ना कैसे करके स्टार्ट करें, अपने स्किल्स इम्प्रूव करें, देन आगे एग्जीक्यूट करें। बजट में ना जाएं, सैलरीज में ना जाएं, बिल्कुल अपना एक इनिशिएट लें बिल्कुल कि यस कि हम स्टार्ट तो करें एटलीस्ट, बिल्कुल। देन उसके बाद हम करें। तो एक फ्रेशर के रिज्यूमे में आप फर्स्ट क्या चीज़ें कंपलसरी हैं, ये चीज़ें होनी ही चाहिए एक फ्रेशर का रिज्यूमे में? मैम उसकी सबसे पहले स्किल्स हाईलाइट होनी चाहिए, उसकी एजुकेशन होनी चाहिए और एक सिंपल बिल्कुल क्लीन सीवी होना चाहिए। कुछ जो आप कई बार मैंने देखा है कि जो फ्रेशर कैंडिडेट्स हैं वो अपनी स्किल्स को डाल देते हैं, बट जब हम टेलीफोनिक इंटरव्यू करते हैं या फेस टू फेस राउंड करते हैं तो उसमें वो डिफाइन ही नहीं कर पाते। तो वही चीज़ आप डालो जो आपको आती है। तो जैसे अब तो देखो फ्रेशर है, ठीक है, ऑब्वियसली उसके पास इतनी स्किल्स तो होंगी ही नहीं। मैम आजकल कॉलेजेस स्किल्स पे काम कर रहे हैं। जो अभी वाला टाइम है, जो न्यू फ्रेशर्स आ रहे हैं यहाँ, आप अभी थोड़ी देर पहले आपने क्वेश्चन किया ब्रांड कि ब्रांड वाले कॉलेजेस, तो ब्रांड वाले कॉलेजेस और नॉर्मल कॉलेजेस में यही डिफाइन होता है कि वो उनको स्किल्स अपग्रेड करवाते हैं। जो नॉर्मल कॉलेजेस वाले बच्चे हैं या नॉर्मल बच्चे हैं उनके पास स्किल्स नहीं होती। मैं ये नहीं बोलूँगा वो बुरे होते हैं, बट वो कहीं कॉलेज के साथ साथ अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। और MS एक्सेल जो है, MS ऑफिस है, वो तो मैं हर कैंडिडेट को बोलूँगा कि वो चाहे जो मर्जी हो जाए सीख के ही आए। तो इसमें बेसिकली जो एक होता है कि बेसिक होता है, एक होता है एडवांस्ड होता है। तो जो फ्रेशर है उसको आप बेसिक के नज़रिए से आप करते हो डिनोट के? मैम बेसिक एक्सेल सीख के आ जाए, सो वो 10 to 15,000 ईजिली अर्न कर सकता है चंडीगढ़ में। अगर हम बात करें, अगर दिल्ली साइड चला जाता है तो 20 to 25,000 चला जाता है। अगर बेंगलोर में वो करता है सेम जॉब बेसिक एक्सेल के साथ तो 30 to 35 पे चला जाता है। तो एक्सेल मस्ट है। और कहीं कैंडिडेट्स तो ऐसे भी मिलते हैं जिनको ईमेल भी नहीं आता। सो अपना ईमेल, एक्सेल, जो नॉर्मल हमारे बेसिक चीज़ें हैं उनको आप देखें और ट्राई करें। आजकल यूट्यूब है, यूट्यूब पे सारी चीज़ें चेक करें। हम एक्सेल पे कैसे वर्किंग कर सकते हैं, हमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे कैसे वर्किंग करनी है, हमें ईमेल कैसे करनी है। किसी को CC का नहीं पता, BCC का नहीं पता, उनकी फुल फॉर्म्स नहीं पता। तो ये सारी चीज़ें नॉर्मल क्वेश्चनिंग होती हैं। ये हमारी फ्रेशर्स के साथ बिल्कुल ऐसी क्वेश्चनिंग रहती है कि BCC की फुल फॉर्म बता दो, CC की फुल फॉर्म बता दो। तो इवन उनको ये भी नहीं पता होती। करते हैं क्लैश कैंडिडेट, अच्छे कॉलेजेस के कैंडिडेट क्लैश करते हैं इस पे, CC की फुल फॉर्म पे। ठीक है। और हम मान लो किसी ने अगर एक्सेल की स्किल्स डाली हैं, उसको बेसिक सा पूछ लेंगे कि सम का फॉर्मूला बता दे, उनको वो भी नहीं पता होता। तो कभी ना कहीं ना वो एक, आप जब आपको स्किल्स नहीं आती है, आप उसमें मेंशन कर रहे हो, तो वो आपकी जो है नेगेटिव इम्प्रेशन देगा हमारे पास। बेसिकली यही है कि जो आता है वही बताओ। ओके, कैंपस की जब आप हायरिंग करते हो तो उसमें कुछ ऐसे सीक्रेट्स होते हैं या कुछ ऐसी टिप्स इमीडिएट हायरिंग में मदद कर देती हैं? मैम अगर हम कैंपस हायरिंग करने जाते हैं तो वो हमारी बल्क हायरिंग रहती है। सो उसमें हमारी स्ट्रेटजीज होती हैं कि हम उसमें बल्क हायरिंग करें। बल्क हायरिंग के बाद हम उसमें से अच्छे कैंडिडेट्स जो हैं मूव ऑन करते हैं।
जो इंटेलिजेंट होते हैं, बेसिकली स्किलफुल होते हैं, जो हमारे 3 महीने के टाइम या 4 महीने के टाइम जो भी ड्यूरेशंस हैं उनमें कवर अप करके, तो उनकी एग्जीक्यूटिव लेवल से हम सीनियर एग्जीक्यूटिव लेवल तक उनको लेके जाते हैं। तो डिपेंड करता है कि वो कैंडिडेट स्किल्स कैसे अपने आप उधर एनहांस कर रहा है, डेफिनेटली हायर करेंगे। ओके, सो फ्रेशर्स की बात तो हमने कर ली, अब आगे एक्सपीरियंस पर्सन के ऊपर। तो मैंने अपने जो एक्सपीरियंस रहा है, मैंने देखा है कि एक्सपीरियंस पर्सन की हायरिंग कम है एज कम्पेयर टू द फ्रेशर्स। ऐसा क्यों? मैम इस पे एक्सपीरियंस की आप बोल रहे हो कम है हायरिंग, बट मैं ये बोलूँगा कि एक्सपीरियंस की हायरिंग सबसे ज़्यादा है। बट लिंक्डइन पे चले जाओ तो मोस्ट वी सी द जॉब पोस्ट रिगार्डिंग फ्रेशर 2 to 3 years, 2 to 3 years, रेस्ट 5 to 10 years, 4 to 5 years। ये तो एक्सपीरियंस देखने को ही नहीं मिलता वहाँ पे। नहीं मैम ऐसा नहीं है, अगर आप लिंक्डइन पे जाते हो, आप फिल्टर्स अच्छे यूज़ करो, आपको 5 to 6 ईयर के एक्सपीरियंस भी मिलेंगे। बट कहीं ना कहीं बेसिकली बजट्स पे काम हो रहा है कि हमें कैसे रिड्यूस करना है बजट, वो उस पे काम कर रही हैं। क्योंकि जो एक्सपीरियंस 5 से 6 साल का है उसका जो बजट है वो 45 to 50 चला जाता है। मेन बजट रीज़न है, मेन बजट रीज़न है जिससे एक्सपीरियंस पर्सन को हायरिंग नहीं हो रही। तो ये अनफेयर नहीं हो जाता कहीं जगह कि पहले का जो टाइम था, ट्रेडिशनल टाइम की अगर हम बात करें, आज से 10 साल पहले की बात करें, तो पहले ये स्लैंग होता था कि एक्सपीरियंस होना चाहिए तभी जॉब मिलेगी, और आज का आई थिंक स्लैंग ये चल रहा है कि एक्सपीरियंस तो कंसीडर ही नहीं हो रहा, बस फ्रेशर को ही जॉब मिल रही है। तो 10 साल पहले स्किल्स भी नहीं थी, इतनी अच्छी सारी चीज़ें भी नहीं थी। अब यूट्यूब पे लोग स्किल्स ले रहे हैं, ठीक है, घर बैठे स्किल्स ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पहले फ्रेशर्स को जॉब नहीं मिलती थी, बट अभी एक्सपीरियंस को जॉब नहीं मिलती। डिपेंड है कि वो फ्रेशर एक्सपीरियंस वाली स्किल्स लेना स्टार्ट करती, उनके अंदर वो एक्सपीरियंस वाली स्किल्स ना आना स्टार्ट हो गई हैं, या उन्होंने वो चीज़ें ग्रैब करना स्टार्ट कर दी हैं। दैट्स वाई इस टाइम फ्रेशर्स को भी हम ज़्यादा अप्लाई करने के लिए दे रहे हैं कि ठीक है वो जॉब अप्लाई करें, क्योंकि उनकी आज की जो माइंड और आज की जो माइंड प्रेजेंस है वो 10 साल वाले बंदे की नहीं है। अगर आप उस पर बात कर रहे हो तो 10 साल जो पुराने वाले बंदे हैं, उन्होंने पुरानी स्किल्स अगर उन्होंने अपग्रेड अपने आप को नहीं किया तो वो जॉब में नहीं है। अगर वो अपग्रेडेड है तो वो जॉब कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि वो जॉब नहीं कर रहे। कहीं ना कहीं अपने आप को अपग्रेड करना चाहिए, तो क्या कहते हैं, ज़माने के साथ चलना चाहिए, ठीक है, तो वो मैटर करता है, वो ज़रूरी है। तो जिन्होंने अपग्रेड कर भी लिया है फिर भी वो आई थिंक कि जॉब्स की है नहीं वैकेंसीज, ठीक है। जिन्होंने अपग्रेड कर लिया है उनकी प्रोफाइल इश्यूज होंगे, उनके बैकग्राउंड इश्यूज होंगे, उनके बैग एक्सपीरियंस जहाँ जो पिछली कंपनी के एक्सपीरियंस रहे हैं उनकी, जब ऐसा तो नहीं है कि आप इंटरव्यू दे रहे हो और उसके बाद सिलेक्टेड नहीं हो रहे। कहीं ना कहीं हमें, अगर आप 5 कंपनी में काम करके आए तो हमें 5 कंपनी में कॉल या ईमेल करके उसकी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन लेनी पड़े तो हम लेते हैं। तो जिनको ये भी है कि हमें जॉब नहीं मिल रही, हमारा इतना अच्छा एक्सपीरियंस है, तो वो अपना बैकग्राउंड देखें कि हम पीछे क्या करके आए, कंपनी के साथ पीछे क्या कर गए हैं। कहीं ना कहीं अब एक बंदा है वो शफल कर रहा है, 1-1 साल बाद छोड़ रहा है, तो वो तो कंसीडर ही नहीं किया जाता ना मैम। वो कंपनीज में कंसीडर जिसने लॉन्ग टर्म टाइम दिया है, अगर उसने लॉन्ग टर्म टाइम दिया है तो उसकी कहीं ना कहीं, मैं कह रहा हूँ हमारे पास पॉइंट्स आते हैं कि उसने आपको अपने स्किल्स को अपग्रेड नहीं किया, कहीं ना कहीं उसका बैकग्राउंड प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं फेक सैलरी स्लिप्स, फेक चीज़ें लगा के वो अपने आप को अप्लाई कर रहा है। तो यही जो कैंडिडेट्स हैं वो बाहर आते हैं और यही चीज़ें वो मतलब बताते हैं कि हमें हायर नहीं कर रहे, हमें ये नहीं कर रहे। चाहे वो फ्रेशर है चाहे वो एक्सपीरियंस है, तो सबसे ज़्यादा मैटर क्या कर रहा है आज के टाइम पे? अडेप्टेबिलिटी, एक्सपीरियंस्ड, स्किल्स। अगर कोई पर्सन हायर कर रहे हैं तो हमारे लिए तीनों पॉइंट प्रायोरिटाइज पे रहते हैं, क्योंकि हमें तीनों चाहिए। बट कई बार क्या होता है कि ओवर क्वालिफाइड इज द रिजेक्शन फॉर द पीपल। ऐसा नहीं है मैम, मैंने आपको पहले ही बताया कि ओवर क्वालिफाई होना या ये ओवर एक्सपीरियंस होना ये रिजेक्शन नहीं होती। रिजेक्शन रहती है उनकी बैकग्राउंड्स पे, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन। ये तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि मैंने जब किसी कंपनी में अप्लाई किया था तो दे मेंशन कि यू आर ओवर क्वालिफाइड फॉर दिस पोजीशन। ठीक है, तो कभी ना कभी ऐसा रहता है कि कंपनी अपने आप को
बताने के चक्कर में। दे कैन हायर द एक्सपीरियंस, बिल्कुल। अगर बजट नहीं है तो दे कांट हायर द एक्सपीरियंस, और फ्रेशर्स को ही अपॉर्चुनिटीज मिलती रहेंगी, बिल्कुल। और एक्सपीरियंस को तो कभी टाइम नहीं मिलेगा बाहर निकलने का। नहीं मैम, ऐसा नहीं है। एक्सपीरियंस का क्योंकि- क्या रहता है, एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स हमें चाहिए, हम्म, बट वही है कि अंडर बजट चाहिए। हम्म, हर एक चीज़ बजट पे चलती है, देश बजट पे चल रहा है तो कंपनी ऑब्वियसली बजट पे चलेगी। तो बजट कहीं ना कहीं मैटर करते हैं। अगर 2 से 5 साल का बंदा हमें सेम आपकी वाली स्किल्स हमें उसमें मिल रही हैं, तो वाई हम उसको हायर करने मतलब उसको हायर करने पे हम 5 से 10 साल वाले क्यों हायर करें। आजकल स्किल अपग्रेड हो गई हैं, सो इसलिए मैं एक्सपीरियंस को बोलूँगा कि अपने भी स्किल्स अपग्रेड करो। आप अगर 5 से 10 साल के पॉइंट पे पहुंच गए हो तो आप 10 से 15 साल वाले पॉइंट पे पहुंचो कि उसको हम कैसे कर सकते हैं, आगे 5 साल आगे कैसे देख सकते हैं। ओके, तो स्किल्स को बेसिकली अपने आप को, जो आज के सर्टिफिकेशन जो मैंने सुने हैं कि ये PMP, AWS, Azure, और ये क्या वाकई गेम चेंजर्स हैं किसी बिल्कुल को? मैम, ये अगर आपके पास हैं तो आपकी प्रायोरिटीज़ ज़्यादा हो जाती हैं हायर होने की। तो ये आई थिंक कि जो IT सेक्टर में हैं उनके सबके पास ये होना चाहिए। तो ये हर एक प्रोफाइल के लिए आप प्रेफर करते हैं कि बिल्कुल। स्पेसिफिक प्रोफाइल्स के नहीं लिए? मैम, ये जैसे अभी तक मैंने जो अपना एक्सपीरियंस लिया था तो ये आपके फुल स्टैक में चलता है, सीनियर डेवॉप्स या डेवॉप्स की प्रोफाइल में चलता है AWS। तो ये सर्टिफिकेशन कहीं ना कहीं काम करती है। तो इसका एक्सपीरियंस आपके पास होना भी चाहिए और सर्टिफिकेशन करवा लेनी चाहिए। ये इन फ्यूचर यही स्किल्स है ना आपकी। एंड ऑफ द डे यही बोलूँगा कि यही स्किल्स हैं आपकी कि AWS आपने अब क्लियर किया हुआ अपना सर्टिफिकेशन है तो कंपनी कहीं ना कहीं उसको अच्छा पैकेज भी दे देती है। तो मार्केट वेरिफिकेशन आप कैसे करते हो? मार्केट वेरिफिकेशन उसके जितने प्योर लास्ट एक्सपीरियंस है उसमें हम मेल्स करते हैं, उन कंपनी के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, उसके बिहेवियर्स पूछते हैं, उसकी अचीवमेंट पूछते हैं। ओके। कहीं ना कहीं सारे अटैच है। ऐसा नहीं है, दुनिया छोटी है, किसी बंदे को ढूंढना बड़ा इजी है, तो इसलिए हमें बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करनी पड़ती है। तो जैसे लोग कुछ जो पर्सन है वो फेक सैलरी स्लिप्स, फेक अकाउंट्स वगैरह वगैरह, फेक सर्टिफिकेट्स भी इवन करते हैं, सबमिट करते हैं, तो आप उनको प्रॉपर वेरीफाई कर बिफोर हायरिंग द पर्सन और आफ्टर हायरिंग द मैम पर्सन? पहले हमारा प्रोसेस रहता है, मान लो कि अगर हमें कोई CV मिला है तो हम उस प्रोफाइल को टेलीफोनिक कॉल पे लिखते हैं। टेलीफोनिक कॉल के बाद हमारा अगर बहुत बड़ी अच्छी लेवल की प्रोफाइल है तो हमें उस पर क्या रहता है कि हमें उससे एक हमारा फॉर्मेट होता है जो हम उससे उसकी सर्टिफिकेशन मंगवाते हैं अपने थ्रू दी व्हाट्सएप, थ्रू दी मेल। सो उनको हम उसी टाइम स्टार्ट कर देते हैं उसकी वेरिफिकेशन करना। ओके। कई सी टाइम ऐसा होता है जो तो इमीडिएट ज्वाइनर होता है वो तो हम उसी टाइम स्टार्ट कर देते हैं, बट जो हमारे पास ऑलरेडी वर्किंग कर रहे हैं, प्रेजेंट में वर्किंग कर रहे हैं लास्ट कंपनी में, तो उनका जब तक हमारे पास फेस टू फेस राउंड या हमारे पास शॉर्ट लिस्टेड नहीं हो जाते तब तक हम उनकी वेरिफिकेशन नहीं करते हैं, क्योंकि कल को उसको प्रॉब्लम ना आए। तो मेजरली हमारी वेरिफिकेशन रहती ही रहती है। ओके, विदाउट वेरिफिकेशन कोई कंपनी हायर नहीं करती मैम। तो कुछ कंपनीज जैसे आई थिंक कुछ कंपनीज होंगी जो ऐसे ही हायर कर रही होंगी। बिल्कुल होंगी मैम। लाला कंपनीज की बात की जाए तो वो तो बहुत हैं। व्हाट इज लाला कंपनी? लाला कंपनी जिसमें कोई रूल फॉलो नहीं किया जाता। ओके। जब दिल चाहे बंदा बाहर निकाला जाता है। ओके। जब दिल चाहे कुछ भी, लाला कंपनी में सब कुछ पॉसिबल है। ओके। छोटी सी अगर डेफिनेशन बोली जाए तो लाला कंपनी में सब कुछ पॉसिबल है। सब कुछ पॉसिबल है, और लाला कंपनी ही वेरिफिकेशंस नहीं करती। लाला कंपनी ही जो MNCs हैं वो तो वेरिफिकेशंस करती हैं, पर जो लालाज हैं वो नहीं करती। क्योंकि उनको तो बस यही है, पर्सन आया, काम किया और निकालो। मशीन्स चाहिए, ह्यूमन बीइंग्स नहीं चाहिए उनको। Like how do you identify the leadership qualities? लीडरशिप क्वालिटी की बात की जाए मैम, वो कोई प्रोफाइल है उसमें हमारे को उसकी मैनेजमेंट स्किल्स देखनी पड़ती हैं कि वो टीम को कैसे मैनेज कर रहा है। ओके। हमारे पास 10 कैंडिडेट हैं, हम उसको कवर अप करने के लिए देते हैं कि उससे काम करो। अब सारे अलग अलग बिहेवियर्स के हैं और हम कई बार तो ऐसा भी देखते हैं कि ठीक है इसमें 4 बंदे हम शैतान दे देते हैं, 4 बंदे नॉर्मल दे देते हैं, तो कैसे इनको डिफाइन करता है और कैसे इस पे काम करता है। तो लीडरशिप की आई थिंक की स्किल्स वहीं से निकल के आती हैं। हर बंदा लीडरशिप पे नहीं उतरता,
कभी ना कभी बहुत से बंदे फेल हो जाते हैं, बट कई बहुत अच्छा कर जाते हैं कि वो इतने अच्छे से टीम मैनेज कर रहे हैं कि कंपनी स्मूथली वर्किंग कर रही है विदाउट एमडी, विदाउट एचआर, विदाउट मैनेजर। सो कुछ बंदे डिपेंड करता है कि उनका नेचर कैसा है, कि वो टैकल कर सकते हैं कि नहीं कर बिल्कुल। सकते, लाइक हार्डशिप्स या सडन सिचुएशंस। बिल्कुल। ओके, कंपनीज में एचआर में जो है एचआर ने जो पॉलिसीज बनाई हुई हैं वो ये हैं कि 45 डेज का नोटिस पीरियड है। इन कुछ कंपनीज में 3 मंथ्स का भी नोटिस पीरियड है। तो उस नोटिस पीरियड के दौरान जो है एम्प्लॉयज़ के लिए क्या आपको नहीं लगता अनफेयर हो जाता है कि वो दूसरी कंपनी में स्विच कर पाए? सपोज मैंने एक कंपनी में इंटरव्यू दिया, ठीक है, दे सेड कि व्हाट इज़ योर नोटिस पीरियड, तो हम मेंशन कर देते हैं जी 45 डेज़। तो दे सेड नहीं, इतना तो नहीं चलेगा, 45 डेज़ तो नहीं चलेगा। उसकी खुद की कंपनी में 45 डेज़ का नोटिस पीरियड है, बट अगर वो कैंडिडेट स्विच करना चाहता है और बाउंड है 45 डेज़ नोटिस पीरियड के वो पूरा करने के लिए, तो वो उस कैंडिडेट के लिए अनफेयर नहीं है कि वो स्विच नहीं कर पा रहा ड्यू टू नोटिस? डिपेंड करता है कि उस टाइम हमारी सिचुएशन क्या है, कंपनी की सिचुएशन क्या है, एचआर किस टाइप की प्रोफाइल को हायर कर रहा है और किस सिचुएशन पे वर्किंग कर रहा है। क्योंकि कुछ प्रोफाइल्स जो हमें लीव करके जा चुकी है विदाउट नोटिस पीरियड, जैसे आप मैंने बताया, तो वो हमें इमीडिएट हायर करनी पड़ती है। हम मोस्टली अगर अपनी जेडीज़ में और अपनी एडवर्टाइजमेंट में जब मेंशन करते हैं तो वहाँ मेंशन ज़रूर किया जाता है कि इमीडिएट ज्वाइनर्स। सो मैं यही बोलूँगा कि वो जो आपकी जॉब हमारी एडवर्टाइजमेंट होती है उसको रीड करो, उसको अच्छे से रीड करो। अगर आप इमीडिएट ज्वाइनर हो देन हमें कोई वो नहीं रहता। अगर कोई प्रोफाइल जाने वाली है जो नोटिस कर रही है तो हम फर्स्ट डे से स्टार्ट कर देते हैं। अब जिसका जो प्रोफाइल अच्छी है हम उसके लिए 90 डेज भी वेट कर सकते हैं मैम। ऐसा नहीं होता कि हम नोटिस पीरियड के लिए बोलते हैं। इवन अगर कैंडिडेट्स को ये प्रॉब्लम्स आती हैं कि हमारा नोटिस पीरियड ज़्यादा है या ये है, वो रिक्वेस्टिंग मोड में आ सकते हैं अपने एचआर्स के साथ भी कि भाई मैं दूसरी कंपनी ज्वाइन करना चाहता हूँ या मुझे वहाँ से ऑफ़र आया है तो मुझे वहाँ ज्वाइन करना है। तो एचआर्स कहीं ना कहीं उनकी हेल्प आउट करते हैं। तो नेगोशिएशन चल जाता है? बिल्कुल, नेगोशिएशन चलता है। मोस्ट में आई डोंट थिंक सो कि चलता है नेगोशिएशन, क्योंकि दूसरी जो कंपनी है वो ये बोल देते हैं कि वी नीड इमीडिएट ज्वाइनर्स, अदरवाइज यू नीड टू वी विल गिव यू 15 डेज टाइम ड्यूरेशन, 15 डेज। तो वो जो कैंडिडेट है उसको तो 45 डेज़ का नोटिस पीरियड भी सर्व करना है, उसको जॉब भी स्विच करनी है, बट वो 15 डेज़ का वो उसको एक टारगेट मिल जाता है कि अगर तो आप नहीं आए तो फिर आपका वो चला जाएगा। तो आई थिंक कि एक पॉलिसी, एक फेयर पॉलिसी होनी चाहिए 10 डेज़ की, कि जिससे वो जो कैंडिडेट है वो दूसरी कंपनी स्विच भी कर पाए और एक स्मूथ वर्क फ्लो चल पाए, कि कैंडिडेट्स के साथ अनफेयर ना हो ड्यू टू नोटिस पीरियड। आपका क्या पर्सपेक्टिव एज अ पर्सन? नहीं, ठीक है, आपका कहना सही है, बट अगर आप 10 दिन बोलते हो तो कहीं ना कहीं मैम 10 दिन में हम हायरिंग नहीं कर सकते अच्छी प्रोफाइल्स की, क्योंकि हमें टाइम लगता है प्रोफाइल को हायर करने के लिए। एक अच्छी प्रोफाइल को हायर करने के लिए हमारे पास हमें टाइम चाहिए। दैट्स वाई जो नोटिस पीरियड बनाए गए हैं 15 डेज़, 45 डेज़, 30 डेज़, 3 मंथ्स, सो इसीलिए बनाए गए हैं कि हम अच्छे से डिफाइंड प्रोफाइल लेके आ सकें। वो चीज़ें कैंडिडेट के लिए भी बेस्ट है कि वो अपना जो लास्ट कंपनी है उसको भी अच्छे से प्रॉपरली हर एक चीज़ कवर अप करके आए। तो उसके पास भी टाइम है, हमारे पास भी टाइम है, बट मैंने आपको बताया ना कुछ केसेस हैं कि इमीडिएट ज्वाइनर जिस कंपनी को चाहिए वो वेट नहीं करेगा, क्योंकि वो वेट नहीं करेगा, कंपनी वेट नहीं करती, क्योंकि आजकल ऑप्शंस हैं, पहले ऑप्शंस नहीं थी, आजकल ऑप्शंस हैं। हमारे पास 100+ सीवीज आते हैं एक प्रोफाइल के लिए, ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शंस हैं। जब वो ऑप्शन मिलती है कोई वेट नहीं करेगा, वो कोई वेट नहीं करता। तो वो मेन रीजंस हैं। आपके अकॉर्डिंगली व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम टू अप्लाई फॉर द जॉब? एक पर्सन जिसमें नोटिस पीरियड का भी इशू ना रहे, क्या बेस्ट टाइम रहेगा? अगर उस पर्सन को स्विच भी करना है तो उसके अकॉर्डिंगली क्या बेस्ट टाइम रहेगा? वो तो इमीडिएट ज्वाइनर ढूंढता रह जाएगा, वो ओपन होगा आज से 15 दिन बाद या मंथ के बाद या 2 मंथ्स के बाद, वो तो अप्लाई कर ही नहीं पाएगा, वो स्विच कर ही नहीं पाएगा।
वो इमीडिएट एक्शंस पे बैठे होते हैं मैम। अब टीम काम कर रही होती है, तो मैं ये बोलूँगा कि जैसे आपका 45 डेज़ का नोटिस पीरियड है, आप 30 डेज़ कवर अप करो। 15 डेज़ पे जो आपके लास्ट रह गए हैं, तो उस पर इमीडिएट वाली प्रोफाइल पे अप्लाई करना स्टार्ट कर दो। डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। ओके। जो आपकी दूसरी प्रोफाइल्स हैं उस पर आप अप्लाई करो, उस पर आपको कोई इश्यूज नहीं है, बट मिनिमम 15 डेज तो वेट कर सकती है। एक कंपनी सेट ही कर दे 45 डेज, तो कुछ जैसे हम कुछ कंपनीज हैं लाइक वी सेड लाला कंपनीज में 3 मंथ्स का नोटिस पीरियड है, कुछ कंपनी में 45 डेज का है, इवन जो एमएनसीज हैं एमएनसीज में 15 डेज का है आई थिंक। तो ये सब ने अपना अपना ही सेटअप किया हुआ है कि हमारी जी 15 दिन का है, हमारा इतने दिन का है। तो आपको नहीं लगता कि एक 45 days is mandatory for all the companies, whether you are an MNC, Lala or whatever? नहीं, ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट वर्किंग कर रही है, कहीं ना कहीं इंडियन गवर्नमेंट बहुत अच्छे चीज़ें लेके आ रही हैं। अभी रिसेंटली आई थिंक ग्रेचुइटी का आपके सामने आया है, लीव्स का आया है, ठीक है, तो वर्किंग कर रहे हैं। अभी जैसे जैसे स्किल्स और जैसे जैसी चीज़ें बढ़ रही हैं तो वो वर्किंग कर ही रही है। नोटिस पीरियड जो रहता है आई थिंक कि 30 डेज़ बहुत रहते हैं। बेसिकली नोटिस पीरियड बनाने का मेन रीज़न यही था कि जो हमारी कंपनी में लास्ट 2 साल से 3 साल से वर्किंग कर रहा है, तो वो जो 2-3 सालों में सीखा है या जो भी अपना काम उसने किया है, जो उसके पास वर्किंग थी, वो सारी की सारी प्रॉपरली कैंडिडेट को हैंड ओवर करके जाए कि मेरी ये चीज़ें थी, ये सारी हैं। कभी कभी मैम कैंडिडेट्स तो ऐसे करते हैं जो हमारे पास उस पोजीशन पे होते हैं, वो आप बोलते हो हायरिंग, हम हायर करते हैं, हायरिंग करने के बाद हमें पता चलता है कि कैंडिडेट जो हमने हायर किया है उस पोजीशन के लिए वो 2 दिन भी नहीं रुका, क्योंकि वो जो कैंडिडेट नोटिस पीरियड पे होता है ना, वो उसको ख़राब कर रहा होता है, कंपनी की कमियां बता रहा होता है। उसने ये नहीं बताया कि मैंने 2 साल यहाँ से यहाँ काम किया और यहाँ से ही मेरा घर चला है, यहीं से मेरा सारी चीज़ें चली है, ठीक है, बट वो ये बताता है कि उसमें कमियाँ क्या क्या। कमियां तो इंसान में भी है, खुद में भी है, हर एक चीज़ रहती है, कमी हर एक में रहती है, तो वो उसी को हाईलाइट करके उसको भगाने की कोशिश करता है और कई बार चले जाते हैं कैंडिडेट, ठीक है। कहीं ना कहीं अगर ये पॉलिसीज़ बनी हैं, ये पॉलिसीज़ आई हैं, तो वो एक ह्यूमन बीइंग ने ही क्रिएट करवाई। गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा इनिशिएट लिया है, ठीक है, तो गवर्नमेंट ने एक इनिशिएट लिया है, स्टेट गवर्नमेंट ने जो अभी रिसेंटली इनिशिएट लिया है कि प्रोफेशनल टैक्स कट करना है कोई भी एम्प्लॉय से। तो गवर्नमेंट ने तो ये भी इंट्रोड्यूस किया है अभी रिसेंटली, 8 घंटे की वर्किंग होनी चाहिए, वो तो किसी कंपनी ने फॉलो अप नहीं किया। बिल्कुल मैम, इस पे अभी एक्शंस चल रहे हैं। बेसिकली कहीं ना कहीं हमारी गवर्नमेंट इसमें जाके लैग कर रही है, क्योंकि हमारे जो लीगल रूल्स हैं उनको प्रॉपरली फॉलो ना कैंडिडेट करता है ना कंपनीज कर रही हैं। अभी अब लाला कंपनीज मोस्टली ज़्यादा है, एमएनसी से लाला कंपनी इस टाइम ज़्यादा चल रही है, छोटी छोटी कंपनीज, तो वो जो कंप्लाइंसेस हैं उनको फॉलो नहीं करती। तो मैं तो यही बोलूँगा आपके इस ब्रॉडकास्ट के माध्यम से कि गवर्नमेंट को काम करना चाहिए, एक टीम बैठनी चाहिए जिस पे ये वर्किंग हो कि जो कंप्लाइंसेस हैं वो प्रॉपरली फॉलो की जाए। आई थिंक उस अगर कंप्लाइंसेस अच्छे से फॉलो होंगे बिल्कुल, तो एम्प्लॉयज़ भी उसी कंपनी में ही स्टे करेंगे फॉर एवर। बिल्कुल मैम, क्योंकि अगर उनको वहीं से ही ग्रोथ मिल रही है, वहीं से वो सबको उनको सेटिस्फैक्शन मिल रही है, काम अच्छे से हो रहा है, अर्निंग अच्छे से हो रही है, बॉस भी खुश रहेगा, आई थिंक कैंडिडेट्स भी खुश रहेंगे, एम्प्लॉयज़ भी खुश रहेंगे। मैम बॉस को कुछ नहीं चाहिए, बॉस को चाहिए टाइम पे काम, एम्प्लॉय को चाहिए टाइम पे सैलरी। अगर वो दोनों चीज़ें कवर अप हो रही हैं तो कौन है ही नहीं ऐसा कुछ भी। तो कहीं ना कहीं जो कंप्लाइंसेस फॉलो कर रही हैं कंपनी, आप एमएनसी की बात कर लो, हर एक चीज़ स्टेबिलिटी से चल रही है, उनके टर्नओवर्स भी बढ़ रहे हैं, उनका सब कुछ चल रहा है, बट लाला कंपनीज के टर्नओवर ही बढ़ रहे हैं बट उनके एम्प्लॉयज़ आज आके परेशान हो जाते हैं, पीछे जा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि कई बार कंपनीज जो हैं वो एक बेटर टैलेंट लूज कर देती हैं ड्यू टू नोटिस पीरियड? बिल्कुल, क्या ऐसा होता है। ऐसा कुछ एक्सपीरियंस आप शेयर कर सकते हैं कि देखो, हमारे पास जब कोई कैंडिडेट हमारा जा रहा है, बेसिकली हमारा एचआर का काम है, कोई अगर हमारी अच्छी प्रोफाइल है जिसने हमारे पास लॉन्ग टर्म वर्किंग किया है, तो फर्स्टली हमारी प्रायोरिटीज़ रहती है उसको स्टेबल करने की, कि उसको क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्या हर्डल्स हैं, कोई किसी चीज़ की प्रॉब्लम है तो वो बताए।
कहीं ना कहीं जो बिहेवियर इश्यूज रहते हैं कैंडिडेट्स के अंदर, एक उनके अंदर एटीट्यूड रहता है कि मैं तो ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, वो गलत है। मैं ये बोलूँगा कि आप अगर एक कंपनी में आज के टाइम पे अगर आप एक कंपनी में 2 से 3 साल दे चुके हो तो वहाँ स्टेबल रहो। उसका रीज़न है, आप अगर 5,000 की या 50,000 की हाइक लेके किसी अनदर कंपनी में चले गए हो, वहाँ का कल्चर, वहाँ की स्किल्स और वहाँ की सिस्टम आपको नहीं अच्छे लगे तो आप ऑब्वियसली विद इन 2 डेज 3 डेज के अंदर जॉबलेस हो। बट उस कंपनी के अंदर आपने ऑलरेडी 2 साल दे चुकी हो, 2 साल का टाइम कम नहीं होता, तो वो जो 2 साल आपने दिए हैं उसमें आपकी एक बॉन्डिंग बन गई है, हर एक बंदे के साथ बॉन्ड बन गया। तो आजकल ये चल रहा है कि नहीं जी जॉब स्विच करो, जॉब स्विच करो, आपको अच्छा स्विचिंग ज़्यादा चल रही है आजकल। स्विचिंग जो है, मैं ये बोलूँगा कि स्विच करना बंद कर देना चाहिए कैंडिडेट्स को, क्योंकि स्विच करना बुरा है। जो इसका एक्सपीरियंस कर चुके हैं वो डेफिनेटली एक्सपीरियंस हो गए होंगे इस चीज़ को लेके, बट स्विच करना बुरा है। एक टाइम पे स्विच करो जब आपकी लिमिट ख़त्म हो चुकी है कि यार इससे ऊपर मेरे को अब सीखने को कुछ भी नहीं है, मैं तो आता हूँ, बैठता हूँ और चले जाता हूँ। ठीक है, अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए आप स्विच करो, बट अगर वो कंपनी से आपकी बात करके आपकी स्किल कंपनी अपग्रेड करा रही है तो मैं ये बोलूँगा उसी कंपनी में रहो। तो जैसे स्विचिंग का तो बहुत ट्रेंड हो चुका है, हर एक साल बाद स्विच। एक तो उनका आई थिंक रिज्यूमे पूरा का पूरा ख़राब हो जाता है, इसके आई थिंक लॉयल्टी पॉइंट जो है वो फिनिश हो चुका है। आपको पता ही होगा, रील्स चल रही होती हैं, स्विच करो जिससे आपको ग्रोथ मिलती है, सैलरी 2x 3x 4x, वो स्विचिंग से ही पॉसिबल होती है कि अगर आप सेम कंपनी में रह के भी वही ग्रोथ आप गेन कर सको। मैम डिपेंड करता है कि आपका नेचर कैसा है, आपकी रिपोर्टिंग सिस्टम कैसी है। अगर आपको अप्रेजल भी मिलते हैं या इंक्रीमेंट्स मिलते हैं, वो आपके 1 साल की मेहनत के ही ऊपर मिलते हैं। ठीक है, आपके बिहेवियर्स चेक किए जाते हैं, आपकी रिपोर्टिंग सिस्टम चेक किए जाते हैं। HR इसी काम पे वर्किंग कर रहा होता है कि हमने रिपोर्टिंग सिस्टम में क्या दिखाना है, 1 साल के बाद इसका रिजल्ट क्या है, इसको किस डेजिग्नेशन पे लेके जाना है। और HR ऐसा भी नहीं करता कि अगर वो मैनेजर डेजिग्नेशन पे जाना चाहता है या कैपेबल है तो वो उसको रोकेगा, वो उसको लेके जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इंक्रीमेंट्स भी वर्किंग करते हैं, एक्सपेंस बढ़ते हैं। हम बोलते हैं फैमिली बढ़ रही है तो एक्सपेंस बढ़ रहे हैं। तो मैं ये बोलूँगा कि कंपनी के ओनर से बात करो कि पहले उससे सॉर्ट आउट करो। कभी भी आपने अपना रिज़ाइन देना है तो अपने मैनेजर से, अपने कंपनी के ओनर से, या जो भी आपके साथ बाउंडेड है उसके साथ अच्छे से सॉर्ट आउट करो बैठ के कि मैं ये एक्शन लेने वाला हूँ या मैं ये कर रहा हूँ, क्या मैं सही हूँ। अपने आप से बात करके और अपने आप में ही चीज़ें डिफ़ाइन करके और आपने एग्जीक्यूट कर देना, वो कहीं ना कहीं गलत रहता है। तो एग्ज़ाम्पल्स मेरे पास काफ़ी हैं। मेरे रिसेंटली एक फ्रेंड है, तो वो इस टाइम वो 10,000 पे मैम स्टार्ट किया था, मोहाली में ही है। अभी उसकी सैलरी 45 है। तो उसको इंक्रीमेंट्स मिले हैं सेम कंपनी में। लास्ट वो 3.5 साल से उसमें वर्किंग कर रहा है, सीनियर डेवलपर की पोजीशन पे वो चला गया। और उस कंपनी के अंदर, वो कंपनी में तो ऐसा ही नहीं होता कि आप स्विच कर रहे हो, स्विच करने में आपको प्रॉब्लम्स आएंगी। जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं ये बोलूँगा कि स्विच करने में आपको ही प्रॉब्लम्स आएंगी, क्योंकि आपको अपने आप को पहले तो डिफाइन करना पड़ेगा, दोबारा प्रूफ करना पड़ेगा, अपने आप को दोबारा प्रूफ भी करना पड़ेगा, डिफाइन भी करना पड़ेगा और डबल मेहनत करनी पड़ेगी अपने आप को स्टेबल करने के लिए। बिल्कुल। और वहाँ पे जब आप 50% हाइक पे जाते हो, 70% हाइक पे जाते हो, तो कहीं ना कहीं वो उसकी जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं ना, वो 70% वाली है। 3x 4x ऐसे नहीं मिल जाते। 3x 4x फिर अपनी जो है परफॉर्मेंस भी देनी पड़ती है, तो उसमें आपके जॉब जाने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि आप उतना परफॉर्म नहीं पाते। और आपकी जो पहले की सिक्योर जॉब थी वो तो चलेगी, और जो आपने स्विचिंग करके 3x ग्रोथ की, वो उस पर कहीं ना कहीं कंपनियां मैम बहुत अच्छी हैं। मैं ये नहीं बोलूँगा कंपनियां बुरी हैं। कहीं ना कहीं वो अपने कैंडिडेट्स को खुद कॉल करके बुलाती है कि ठीक है यार, अगर तेरे साथ ऐसा हो गया तो आ जा वापस। पर वो डिपेंड करता है आई थिंक रिलेशनशिप्स पे। अगर आप रिलेशनशिप खराब करके गए हो
उनके साथ, तो वाई दे मैं तो यही बोलूँगा कि रिलेशनशिप ख़राब करना ही नहीं चाहिए आपको, बहुत अच्छे से बातचीत करके सर को थैंक यू बोल के, क्योंकि जिस बंदे ने आपको 3 महीने या 2 साल या 5 साल रखा है अपनी कंपनी के अंदर, तो उसको थैंक यू करो, उसका थैंक यू करो कि ठीक है सर आपकी वजह से मेरे एक्सपेंसेस कवर हुए हैं, जो भी सही था। बात है। एक बाउंड क्रिएट करके जाओ कि वो बंदा आपको याद करे कि यार ये बंदा मेरे यहाँ से गया है तो मेरे को ये चीज़ें बोल के गया है, मैं इन फ्यूचर कभी रास्ते में मिलता है या कहीं मिलता है तो आप हेलो हाय करो, क्योंकि कंपनी और एक ह्यूमन नेचर में फ़र्क है। ये तो है। मोस्ट जो हमारा जो पर्सपेक्टिव होता है ना कैंडिडेट्स लोगों का, वो यही होता है यार जब मेरी जॉब बदल गई ना तब इसको बताऊंगा मैं चीज़ क्या हूँ। तो आई थिंक ये एटीट्यूड रहना नहीं चाहिए इस किसी पे में मैं भी। आपको बताऊंगा कि एक कैंडिडेट था, वो हमारी कंपनी का अकाउंट्स का डेटा सारा डिलीट करके गया था। ओके। सो पिछले 10 साल का डेटा जो वो डिलीट करके गया और गया फॉरेन, तो मैम उसके ऊपर एक्शंस तो काफ़ी हुए, बट क्या कर सकते थे, अब उसकी फैमिली को प्रॉब्लम में तो नहीं लेके आ सकते थे। तो वो चीज़ें ना कहीं गलत होती हैं। गलत है। कैंडिडेट्स को भी आई थिंक रिलेशनशिप्स बना के रखनी चाहिए। बिल्कुल, उनको रिलेशनशिप बनाओ, अच्छे से रहो। आपने जो किया, जैसा भी किया, अब आप सही नहीं हो या सही नहीं लग रहे हो, कुछ भी है, वो ठीक है, वो उसकी प्रॉब्लम है, उसकी सोचना है, सारी चीज़ें उसकी हैं, बट आप कहीं ना कहीं अपने आप को अच्छे से प्रॉपरली हैंड ओवर करके जाओ, सर के साथ मिल के जाओ, मैम के साथ मिल के जाओ, जो भी आपके कोलीग्स हैं उनसे अच्छे से बिहेवियर कि इन फ्यूचर भी काम आए। क्योंकि अगर आप रिलेशनशिप्स अच्छे रखोगे तभी आपकी एक ह्यूमन नेचर भी आई थिंक उसी से ही इम्प्रूव हो जाती है। बिल्कुल, रिलेशनशिप स्ट्रांग होंगे तो फ्यूचर भी बढ़िया ही बढ़िया होगा। होगा। बिल्कुल। तो अभी यहाँ पे आपने जैसे अप्रेजल की बात करी थी, तो मोस्ट क्या होता है अप्रेजल जो है, मार्च मंथ इज़ द अप्रेजल मंथ कहा जाता है कंपनीज में। तो मंथ आते ही कि इस बार देखते हैं कि मोटिवेशन मिलता है कि अच्छा हाइक मिलता है। तो ये जो हाइक का जो सीन रहता है, ये कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिससे ये होता है ना कि वो सेम ही डिपार्टमेंट है, सेम ही पोजीशंस हैं, तो एक पर्सन को 2x हाइक्स मिल जाता है और सेकंड को 1x हाइक मिलता है, तो वो उसमें जो कंपनी के जो फैक्टर्स होते हैं वो कैसे डिसाइड किए जाते हैं कि इसको 1x मिलेगा या इसको 2x मिलेगा? इसमें मैम हम ना एक प्रॉपरली फॉर्म्स बनाते हैं। अगर आप आईटी इंडस्ट्रीज में वर्किंग कर रहे हो तो आपके पास फॉर्म आता है, वो आप फॉर्म जब अपने हाथों से भरते हो, आप उसमें डिफाइन कर देते हो अपने आप को 50%। ओके। उसमें हमने डाला होता है कि आपने वर्किंग जो आपके प्रोजेक्ट्स थे, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स पे आपने काम किया, किस किस टीम के साथ काम किया, तो आप अपने आप को डिफाइन 50% वहाँ कर देते हो। जो 50% रह जाता है वो हम लास्ट जो ईयर रहता है उससे हम चल रहे होते हैं। तो आपकी परफॉर्मेंस हम आपके मैनेजर से लेते हैं कि वो किस तरह परफॉर्म कर रहा था, या इसने कौन कौन सी हेल्पिंग की है, कंपनी में किस तरह से रहा है, बिहेवियर्स टाइप भी रहते हैं, इन्वायरमेंट रहता है, कल्चर, सारी चीज़ें नोटिस की जाती हैं। अप्रेजल जो है वो डिपेंड करता है उसकी ये सारी कंडीशंस। एक तो परफॉर्मेंस, दूसरा बिहेवियर। ओके। अगर आपको वही बात आ गई, अगर रिलेशनशिप्स अच्छे रखोगे तो ये होता है, लोगों का मिथ है कि यार इसकी तो बॉस के साथ बनती है, इसकी तो अच्छा लगेगा। तो ये वाकई है मतलब? नहीं मैम, जिनकी बॉस के साथ कई बार अच्छी होती है ना तो उनका अप्रेजल भी कम लगता है, क्योंकि वो हर एक चीज़ एक्सप्रेस कर रहे होते हैं जाके। कंपनी का ओनर है ना, वो स्मार्टली वर्किंग कर रहा होता है। वो किसी की फीलिंग्स को सुन के या इमोशनल होके वर्किंग नहीं कर रहा होता। उसको तो पैसा चाहिए, उसको पैसा चाहिए, उसको वर्किंग चाहिए, वो स्मार्टली वर्किंग कर रहा होता है। वो आपके साथ 8 घंटे लगाता है, बट वो जब रात को बैठता है ना तो वो 4 घंटे बस सबकी प्रोफाइल में सोचता है कि इसने मेरे को आज सुबह क्या बोला, इसने क्या बोला और मैंने इस पर क्या रिएक्ट करना। ओके, लाइक कैलकुलेटिव माइंड। हाँ, तो मैम जो कंपनी ओन कर रहा है डेफिनेटली वो स्मार्ट वर्किंग कर रहा होगा, तो इसीलिए कंपनी ओन की है। तो वो स्मार्ट वर्किंग कर रहा होता है। तो हमें आई थिंक ये लिमिटेशंस के साथ अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहिए, चाहे वो कोई भी लेवल का पर्सन। बिल्कुल, क्योंकि हमें नहीं पता पॉलिटिक्स कब कहाँ खेल जाए। हम तो पर्सनली रिएक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। हाँ,
एक पर्सनल बॉन्ड बना लेते हैं। हम्म, तो पर्सनल बॉन्ड तो कंपनीज के अंदर आई थिंक कि होना नहीं चाहिए। प्रोफेशनल बॉन्ड ही ठीक रहता है। प्रोफेशनल बॉन्ड रखो, जितना बोला गया उतना करो, जैसे बोलते हो वैसे करो, ये तो वही फिर बात आ गई, इतने पैसे में इतना ही मिलेगा। इतना ही मिलेगा। बिल्कुल। सो ऐसा कुछ है कि कुछ होता है ना कंपनीज में, ये भी होता है कि यार अप्रेजल मंथ चल रहा है यार, अब ना बिहेवियर थोड़ा ऐसे ऐसे रखना है कि अप्रेजल अच्छा लग जाए। तो ऐसे कुछ ऐसे गुड पॉइंट्स होते हैं कि मैम आप लास्ट मंथ अगर अच्छे बन जाओगे तो पूरा साल अच्छे नहीं दिखोगे, इसलिए आपको स्टार्टिंग से ही अपने बिहेवियर्स पे कंट्रोल करना चाहिए। आप अपना वर्किंग करो, मेरा मेन यही है कि आप अपने वर्किंग करो, जो आपकी वर्किंग है वो क्लीन होनी चाहिए। और अगर आप एक साल के अंदर अच्छी स्किल्स पे आ रहे हो, स्किल्स सीखो अपने मैनेजर से, सर मुझे ये चीज़ सिखाओ क्योंकि मुझे अपना अप्रेजल करवाना है या अपना इंक्रीमेंट करवाना है, मुझे ये स्किल्स अपग्रेड कराओ ताकि मैं मेंशन कर सकूं अपने फॉर्म के अंदर कि मैंने ये स्किल सीखी है अपने मैनेजर से। तो वो सारी चीज़ें मैटर करती हैं। मेरे जितना आप अपने आप को क्यूरियस दिखाओगे चीज़ों के लिए, वो आपका बेटर रहेगा अप्रेजल के लिए। बिल्कुल। या वो आई थिंक आपके लिए भी बेस्ट है, क्योंकि जितना आप सीखोगे उतना ही आप ग्रो करोगे और उतना ही आप अर्न करोगे। बिल्कुल। सो शुभम, अब हम डिस्कस करेंगे करियर गैप्स। ठीक है, तो कई बार क्या होता है, मोस्टली ये वुमेन के पर्सपेक्टिव से है कि वुमेन जो है आफ्टर प्रेगनेंसी दे कांट डू द जॉब फॉर कंटिन्यूस बेसिस। सो करियर जो गैप आ जाता है कई बार वो भी कारण बनता है एक रिजेक्ट होने का, रिज्यूमे रिजेक्ट होने का। ये क्या ये सच है? मैम इसमें ना डिपेंड करते हैं वैलिड रीजंस। जैसे अभी आपने प्रेगनेंसी का डिफाइन किया है, तो अगर वो रीज़न वैलिड है, वो तो वैलिड रीज़न ऑब्वियसली, ये तो कॉमन सेंस है कि लेडीज़ हैं तो वो रहेगी, नेचर कॉल है, तो वो वैलिड रीज़न पे डिपेंड करता है कि उसका रीज़न कैसा है। अब सॉर्ट आउट शॉर्ट सी रीज़न दे रहा है, सर मेरे को मेरा मूड नहीं था, मेरा ये नहीं था, मेरा वो, कुछ भी एग्जांपल है ना ले लें हम, तो रीजंस के ऊपर होता है। अगर आप सॉलिड रीज़न दे रहे हो डेफिनेटली हर बंदा समझेगा, और अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है वो तो समझेगा ही समझेगा कि मुझे ये प्रोफाइल चाहिए, उसका बिहेवियर अच्छा है, उसकी पर्सनैलिटी अच्छी है, उसकी स्किल्स अच्छी हैं। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद ही अगर आपका गैप है तो मेरे को नहीं लगता कंपनी और एचआर्स को मैटर करती हैं ये चीज़ें। रिक्रूटर्स जो है वो सीवी एकदम से रिजेक्ट कर देते हैं जैसे ही वो एक करियर गैप का रिज्यूमे देखते हैं, उसका क्या पर्सपेक्टिव है आपका? मैम रिजेक्शन जो है आपकी, वो उसके सीवी जो है उसका, उसी को डिफाइन कर रही होती है, सीवी ही उसका डिफाइन कर रहा हो रहा है उस चीज़। क्योंकि अगर हमें उसमें स्किल्स ही नहीं मिलेंगी, अगर हमें उसमें स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी, है ना, तो वहाँ कभी ना कभी हम सीवीज को रिजेक्शन करने का रीज़न ही है। तो जैसे अभी आपने कहा स्टेबिलिटी नहीं मिलती, तो एक अगर कोई वैलिड रीज़न है, जैसे एक लेडी है वो प्रेग्नेंट हो गई, वो तो चलो वैलिड रीज़न हो गया, 2 साल के लिए वो जॉब नहीं कर पाती। बट एक जो मैन है वो अगर करियर गैप में है, कुछ लाइफ में डाउनफॉल आ जाता है, कुछ शिफ्टिंग है, कुछ है, तो वो उस करियर गैप में अगर है तो उसकी स्किल्स पे तो कोई इम्पैक्ट नहीं होने वाला। अगर उसका गैप आ भी गया तो उसकी स्किल्स पे कोई इम्पैक्ट नहीं है, तो फिर भी जो हैं रिक्रूटर जो हैं वो डायरेक्टली रिज्यूमे रिजेक्ट कर देते हैं। मैम अगर आप रिजेक्शन की बात कर रहे हो तो हम सीवी देख के रिजेक्ट नहीं करते, हम उसको कॉल करते हैं, एक टेलीफोनिक राउंड जाता है, जबकि जब तक हम उसको समझ नहीं लेते, हम उसकी कन्वर्सेशन पूरी सुनते हैं। अगर वो वैलिड रीज़न दे रहा है तो वाई नॉट, अगर प्रोफाइल अच्छी है, हमारे लिए बहुत कंपनी में आके कुछ ग्रोथ दे सकता है, हमारी कंपनी को ग्रो कर सकता है, तो मेरे को नहीं लगता कि कोई भी कंपनी और कोई भी एचआर ये वैलिड रीजंस को इग्नोर करके और उसको रिजेक्ट कर दे। वैलिड रीजंस हैं तो हम डेफिनेटली उसको मूव ऑन आगे लेके जाएंगे। तो वैलिड रीजंस में क्या क्या? एक तो चलो प्रेगनेंसी है फॉर लेडीज, वो तो बाउंड हो गया, बट मैन के लिए वैलिड रीजन आप क्या कह सकते हैं? मैम मैन के लिए वैलिड रीजन उसकी प्रोफाइल के ऊपर होता है कि वो कैसे अपनी प्रोफाइल को डिफाइन कर रहा है और कैसे रीजंस दे रहा है। अगर उसकी शादी है वो ज़रूरी है, मैंडेटरी है, उसकी कुछ हेल्थ इश्यूज़ हैं, मैंडेटरी है, उसकी कोई पीछे फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, मैंडेटरी है, तो कुछ वैलिड रीज़न। रिसेंटली अभी एक मेरे साथ सिनेरियो था, मेरा क्यूए हेड था, उसको उसका गैप था, अभी मैं हायर कर रहा हूँ तो उसका गैप था, तो उसने मेरे को बोला मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी, तो मेरा जो घर है हिमाचल हमीरपुर में, वहाँ अभी सर्विस नहीं है हॉस्पिटल की इतनी अच्छी, तो मैंने पीजीआई लेके आ गया, तो मेरा अप एंड डाउन 6 महीने चलते रहे, तो उसका 6 महीने का गैप था, बहुत अच्छी पोजीशन पे था, उसका नियर अबाउट जो पैकेज था 25 लाख पर एनम था, तो मैंने उसको हायर किया,
और आई थिंक 10th ऑफ द जैन में ज्वाइन करेगा मेरे पास। सो वैलिड रीजंस पे भी एक आपके पास रीजंस जो है ना, सॉलिड रीजंस होने सॉलिड चाहिए। रीजन होना चाहिए। तो जैसे गैप है, लाइक ऐसा कुछ है लाइन कि भाई 6 मंथ का गैप ही चलेगा या 1 ईयर का गैप ही चलेगा, इससे ज़्यादा गैप नहीं चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है? मैम, ऐसा कुछ नहीं है। हम इन चीज़ों को देखते भी नहीं है, एचआर नोटिस भी नहीं करते गैप को। हाँ, उस गैप को हम डिफाइन करने के लिए ज़रूर पूछते हैं कि आप बताओ, क्योंकि हमें पता चल जाएगी उस टाइम में इसने किया क्या है या इस चीज़ में गैप क्यों है। कई बंदे अपनी जॉब के साथ साथ अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू कर रहे होते हैं, तो आपके एग्जामिनेशन गैप भी आते हैं, ठीक है। उसके बाद कई बंदे तो वो कोर्स में चले जाते हैं। कोई अगर बीकॉम करके बैठा है, उसको पता चल गया कि यार मैं मेरा एमकॉम करूंगा तो मेरी प्रोफाइल अच्छी हो सकती है, बढ़िया हो सकती है, तो वो 2 साल का गैप लेके अपनी एमकॉम की स्टडी कंप्लीट कर रहे होते हैं। तो आई थिंक कि गैप तो हम नोटिस नहीं करते, इतना ज़्यादा नोटिस नहीं किया जाता गैप मैम, अगर प्रोफाइल्स अच्छी हैं। तो अगर प्रोफाइल अच्छी है तो गैप डजंट मैटर। स्किल्स आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए बेसिकली इन द फ्रंट। स्किल्स और एक्सपीरियंस पे मैटर करते हैं। व्हाट अबाउट जॉब घोस्टिंग? जो मैंने मेरी अपनी जो प्रोफाइल है लिंक्डइन पे, मैंने उस पर पोस्ट भी किया था, जो आजकल हायरिंग राइटर्स के ऊपर हो रही है या मल्टीपल प्रोफाइल्स पे भी हायरिंग कर रहे हैं। एचआर्स लोग जो हैं वो लिंक्डइन पे डाल देते हैं पोस्ट की लाइक वी आर हायरिंग फॉर दैट कैंडिडेट। सो मल्टीपल रिज्यूमे आते हैं और उसी रिज्यूमे से वो सैम्पल्स एक राइटर की प्रोफाइल का अगर मैं बात करूँ तो सैम्पल्स लिए और अपने क्लाइंट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद वट एवर द सैम्पल्स सेलेक्टेड, तो उससे वो क्लाइंट लॉक हो गया और देन वो अपना उस कैंडिडेट को, जिस कैंडिडेट की वजह से उसका क्लाइंट लॉक हुआ, तो उस कैंडिडेट को वो मेल करते हैं, सॉरी यू आर नॉट मैच अप विद आवर स्टैंडर्ड्स। सो आई वॉन्ट टू नो व्हाट आर दो स्टैंडर्ड्स। मैम देखो, जो एक्सपीरियंस आपका रहा है इसके ऊपर, मैं तो ये बोलूँगा कि ये गलत है। अगर ऐसा कुछ हुआ है आपके साथ तो उसके लिए आपके पास लीगल एक्शंस हैं। फर्स्टली तो मैं ये बोलूँगा कि अपनी प्रोफाइल को डिफाइन करना है आपने प्रूव नहीं करना। तो आप अपने जो सैम्पल्स हैं या जो भी आपने लिख रखा है कुछ भी, वो आप किसी के साथ शेयर ना करो, वो आप अपने पास कॉन्फिडेंटली रख सकते अब जो हो। सैम्पल्स में वो ये नहीं कि मैंने उनको अपना कुछ शेयर किया, दे सेंड द टॉपिक कि भाई हमें इस टॉपिक पे आप अपना सैम्पल राइट डाउन कर दो, 800 वर्ड्स का ब्लॉग है, दिस ये कंडीशंस हैं, ये गाइडलाइंस हैं, ठीक है। तो उस कैंडिडेट ने जो है ये मैं अपने अकेले की बात नहीं कर रही, मल्टीपल कम्युनिटीज हैं और इवन अगर आप वो पोस्ट चेक करोगे, आई गॉट 538 likes over that and 98 comments, even the foreigner person commented on that कि we are ghosted by the companies। मतलब कि घोस्टिंग क्यों चल रही है एक राइटर कम्युनिटी के साथ, घोस्टिंग क्यों चल रही है और क्या फ़ायदा है इस चीज़ का? मैं बताता हूँ इसमें क्या होता है। ये कुछ स्मार्ट पर्सन्स, ओवर स्मार्ट पर्सन्स निकल के आते हैं जो आपके साथ ऐसी गेम्स खेलते हैं। तो मैं ये बोलूँगा कि आप अगर इंटरव्यू दे रहे हैं कुछ प्रोफाइल्स को लेके, तो आप डिनाई कर सकते हैं। आप कंप्लीटली डिनाई कर दें कि मैं ये चीज़ें नहीं करूँगी। इवन आप लीगल प्रोसीजर फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, आप मेरा टैलेंट देखना चाहते हैं, मैं आपको एग्जीक्यूट करती हूँ, बट उसके बाद मेरे पास क्या सिक्योरिटीज़ हैं। आप उनके लेटर हेड पे लिख के ले सकते हैं कि ये जो मेरा कोई भी आपके पास टेक्स्ट आएगा या कुछ भी होगा, आप मेल ले सकते हैं कि अगर ये कहीं मिलता है आपको तो मैं आप पे लीगल एक्शन ले सकती हूँ। अगर आपको इन तरह की इनसिक्योरिटीज़ हो रही हैं, ये गलत है और ये गवर्नमेंट भी रूल्स के हिसाब से या कहीं भी चले जाओ, ये चीज़ें गलत होती हैं। अगर आपका कोई भी आपका माइंड है, आपका सिस्टम है, आप कैसे बना रहे हैं या कैसे आपकी उस चीज़ में मेहनत लग रही है वो आप जानते हो, तो उसको एग्जीक्यूट करना या कंपनी के थ्रू वो गलत है। तो आप इसको डिनाई करो। अगर फिर भी कंपनी कहती है कि नहीं हम आपको हायर ही इसी बेसिस पे करेंगे, तो आप उनसे कुछ चीज़ें अपने पास लीगली ले लो। लीगली कैसे? लाइक अ मेल ले लो, एक मेल पे ले लो एचआर से कि जो भी मैं आपको डिफाइन करके दूंगा वो अभी कोई सोशल मीडिया पे नहीं जाना चाहिए, या कहीं भी मुझे अगर मिलता है तो मैं आई विल टेक एक्शन। पर्सपेक्टिव है कहने का ये है कि एक कंपनी जो है वो सपोज उसने पोस्ट डाला कि वी आर हायरिंग फॉर दिस प्रोफाइल, इवन जो मेरे साथ के कोलीग हैं उनके साथ भी ये चीज़ हो चुकी है कि इंटर्नशिप घोस्टिंग बेसिकली, कि भाई आप आओ हमारी कंपनी में और ये
जो भी प्रोजेक्ट्स हैं उन पे वर्कआउट करो, अगर आपका वर्क अच्छा रहा तो वी विल प्रोवाइड यू दैट मच स्टिपेंड, अगर अदरवाइज नो। तो बेसिकली आई थिंक कि ये गेम चल ही रहा है मोस्ट ऑफ द कंपनीज में कि पर्सन को एक फ्रेशर हो चाहे एक्सपीरियंस हो, क्योंकि देखो जॉब तो सबको चाहिए, ठीक है। तो वो चल रहा है, गेम चल रहा है कि ये पर्सनस को ले लो, उनके इमोशंस के साथ प्ले करो, उनसे काम भी करवा लो, और देन दे आर गोस्टिंग दोज पीपल जो जेन्युइनली वर्क करना चाहते हैं, जेन्युइनली अपने आप की जो स्किल्स हैं प्रेजेंट कर रहे हैं कंपनी को, बट दे आर गेटिंग गोस्टिंग। क्या वो आपको नहीं लगता कि वो एक लीगली एक कुछ एक्शन उन पे होना चाहिए, या कोई स्टैंडर्ड होना चाहिए, एक फॉर्मेट होना चाहिए कि यार आप इस बाउंडेशन से बाहर नहीं जा सकते? मैम इसके स्टैंडर्ड्स देखो, अभी स्मार्टली वर्क कर रहे हैं सारे, तो मैं तो ये बोलूँगा कि अगर कंपनी स्मार्टली वर्क कर रहे हैं तो कैंडिडेट्स और एम्प्लॉयज़ को भी स्मार्टली वर्क करना चाहिए हर चीज़ों पे। वैसे भी अगर आप कंटेंट राइटर हो या कुछ भी हो, ठीक है, तो आप अपने स्किल्स तब तक ना रिवील करो जब तक आप प्रॉपरली श्योरिटी में नहीं आ रहे, किसी कंपनी के साथ एडजस्ट नहीं हो पा रहे। तो कहीं ना कहीं सारे मैम स्मार्टली वर्क कर रहे हैं। इंडिया के अंदर यही प्रॉब्लम है कि हमारे जो टैलेंट है ना उसको मजाक में लिया जाता है, ठीक है। तो ये फ़र्क है इंडिया और फॉरेन में, ये फ़र्क सब में दिख रहा है। जो हमारा अच्छा टैलेंट है वो बाहर जा रहा है, रीज़न है कि भाई बाहर उनको अच्छे रूल्स रेगुलेशंस मिल रहे हैं, हर एक चीज़ अच्छी क्रेडिबिलिटी मिलती है बेसिकली। डेफिनेटली टाइम यहाँ पे जो है वो क्रेडिट कोई और ही ले कोई जाता है मेहनत पीछे कोई और कर रहा होता है, क्रेडिट कोई और ही ले तो जाता है। वो सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, तो ये तो चलता आ रहा है। अब रूल चेंज कर रही है, न्यू जो जनरेशन आ रही है वो कर रहे हैं कवर अप, धीरे धीरे सारी चीज़ें चेंज होंगी, बट होंगी एक दिन। आई थिंक जो है जब हमें असाइनमेंट्स असाइन होती हैं या कोई भी है, कोई भी प्रोफाइल पे, इंटर्नशिप प्रोफाइल पे है, राइटिंग कम्युनिटी है या कोई और कम्युनिटी है, तो आई थिंक कंपनी को ये नहीं चाहिए कि वो पहले ही स्टैंडर्ड्स रिवील कर दे कि लाइक दीज आर अवर स्टैंडर्ड्स, यू नीड टू मीट अप, अदरवाइज यू विल बी रिजेक्टेड। तो जब सारा काम हो गया, सब कुछ हो गया, देन यू सेंड द मैसेज यू आर नॉट सिलेक्टेड बिकॉज यू आर नॉट मैच अप विद अवर स्टैंडर्ड्स। सो मैं वो स्टैंडर्ड्स जानना चाहती हूँ, कौन से आपके ऐसे स्टैंडर्ड्स हैं? मैम ये स्टैंडर्ड ऐसे कुछ नहीं होते, वो सिर्फ आपसे एक आपकी ना इंटेंशनली, मतलब आपके माइंड को कैसा प्रेजेंस है, क्या लिखता है, क्या करता है। एक स्लैग जैसे आप बोल देते हो, अगर आपको कंपनी में स्लैग चाहिए तो वो 10 कंटेंट राइटर ढूंढेगा, यार मेरे को ये बताओ, वो उससे स्लैग मंगवाएगा, उस 10 में से एक भी स्लैग निकल आया, उसने अपना स्लैग ले लिया कंटेंट राइटर साइड पे। तो मैं वही बोल रहा हूँ ना, तो उसके लिए आपके पास एक ऑथराइज चीज़ें हैं, आप ईमेल करो कि यार ये मैंने स्लैग दिया है, तो इस स्लैग को यूज़ मत करना जब तक मुझे हायर नहीं कर रहा, अगर तू यूज़ कर रहा है तो मुझे उसका पे कर। तो अब जैसे वो पर्सन है, अगर वो देखो जॉब जिसने करनी है वो तो थोड़ा एक होता है ना कि यार अगर मैंने उसको ये सब कुछ बोल दिया तो ये तो मेरे को ऑटोमेटिक ऑन द स्पॉट ही रिजेक्ट कर देगा। तो मैम फिर वो भी तो देखो ना कि वो आपको यूज़ भी तो कर ही रहा है, आपको कहीं ना कहीं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड होना पड़ेगा। आप अगर रहोगे ही सिंपली उसी चीज़ में रहोगे, जॉब भी चाहिए मुझे, स्ट्रेट फॉरवर्ड भी नहीं होना, तो वो फिर फ़ायदा नहीं है ना उस चीज़ का। बेसिकली वी नीड टू वर्क ऑन द स्ट्रेट फॉरवर्डनेस। बिल्कुल कि एचआर के साथ भी प्ले करना चाहिए आई थिंक कैंडिडेट्स को। मैम सारे ही प्ले करते हैं, एचआर प्ले कर रहे हैं, कंपनी प्ले कर रही है, दुनिया ही प्ले कर रही है, तो प्ले करो। स्मार्टनेस टाइप तो चलती है ना, एचआर की डेजिग्नेशन इसीलिए दी जाती है कि वो स्मार्ट प्ले करता है। किसी को मैनिपुलेट करना, किसी को समझाना, किसी का बजट अच्छे से लो करना, है ना, अच्छे बजट पे उसको लो बजट पे लेके आना, ये सारी चीज़ें एचआर के हाथ में ही है। तो बेसिकली स्टैंडर्ड्स जैसी कोई बात नहीं होती, ये जस्ट एक स्लैंग बना देते हैं कि यू आर नॉट मैच अप विद अवर स्टैंडर्ड, दैट्स व्हाई यू आर रिजेक्टेड। देखो वो एक प्रोफाइल होती है, देखो मैम मैं आपको बता रहा हूँ, आपको जेडी फिर भी देखना, जेडी के अंदर जो आपको प्रोफाइल दी है, जो आपको रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसने मेंशन की है, वो आपको एक बार देखना पड़ेगा कि ये मेरी मैच कर रही है। मैं वही तो बोल रहा हूँ कि एंड ऑफ द डे आपके पास 3 टाइप की रिजेक्शन आती हैं। एक आपके पास रिजेक्शन आती है बजट के कारण, एक आप ओवर एक्सपीरियंस, तीसरा आपका जो खुद आप रिजेक्टेड होते हो कि आप स्किल्स नहीं है। सो कोई ऐसे 3 रीजंस जिससे एक सीवी इमीडिएटली रिजेक्ट हो जाता है। सो उसमें स्किल्स ना हो, उसमें उसकी एजुकेशन अच्छी ना हो, और तीसरी हमारे पास सबसे सीवी जो उसने बनाया है मतलब
क्रिएट किया। सीवी में एक फॉर्मेट है, हम्म। आप अगर वो फॉर्मेट फॉलो नहीं करते हो तो सीवी रिजेक्शन पे ही जाएगा। फॉर्मेट एज इन सबसे पहले अगर हम बात करें तो टॉप पे हमारे नेम, नंबर, ईमेल और सोशल मीडिया अकाउंट्स या लिंक्डइन अकाउंट्स रहते हैं। सेकेंडली अबाउट फॉर यू, एंड थर्ड अपना एजुकेशन अगर कोई फ्रेशर बना रहा है तो। फोर्थ आपका एक्सपीरियंस रहता है और आपकी ट्रेनिंग्स रहती हैं फिफ्थ में। सिक्स्थ में आपके स्किल्स रहते हैं। सेवन्थ में आपके लैंग्वेज रहते हैं और एट्थ में आपका सिग्नेचर्स रहते हैं। अगर आप सिग्नेचर नहीं कर रहे हो, डिजिटल सिग्नेचर का आजकल टाइम है, अगर आप सिग्नेचर ऐड ऑन नहीं कर रहे हो तो आप तब भी रिजेक्टेड हो। ओके, एक साइन, डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर्स मैंने बहुत सारे सीवीज देखे हैं जिसमें साइन नहीं होते। बिल्कुल, आप कभी आपने नोटिस किया होगा, अगर आप भी एज ए टेक्निकल इंटरव्यूज लेते हो, हम प्रोफाइल देते हैं, उसको फॉर्म फिल करने के लिए देते हैं, तो वो फिर भी सीवी में अपने सिग्नेचर करके नहीं दे रहा होता, सेल्फ अटेस्टेड नहीं होता। तब तक वो सेल्फ अटेस्टेड नहीं होता, बंदा वहीं से डिफाइन हो जाता है कि यार ये फेक है। उसकी चीज़ें ही फेक होगी ना मैम। सेल्फ अटेस्टेड तो मतलब अगर कोई वैसे ही भूल गया, लाइक यू नो मैम भूलना, ये चीज़ें तो नोटिस करनी है, आप छोटी सी चीज़ तो नोटिस करनी है, कहाँ वो गलती कर रहा है क्या नहीं कर रहा। मतलब एक अगर उसने साइन करना भी भूल गया, उसकी माइंड प्रेजेंस वहीं से दिख गई और वो ऑटोमेटिकली रिजेक्टेड। बिल्कुल। और ये तो आई थिंक एक्सपीरियंस लोग भी कई बार गलती कर ही देते मैम हैं। साइन करना इतना इम्पोर्टेंट है, वो उसमें साइन करना मतलब कि वो अपने आप को ये बताता है कि मैं जितनी इसमें इंफॉर्मेशन दे चुका हूँ वो सारी की सारी ओरिजिनल है और इसको मैं अपने पे, अगर कल को कुछ भी फेक रहता है तो मैं इसका जिम्मेवार हूँ। तो वो साइन करने का मतलब ही वही रहता है कि हम कैसे, हमें थोड़ी ना पता है, हम सर्च तो करेंगे नहीं कि इसने, हम उसके फर्स्ट टाइम में हम ना उसके सर्टिफिकेशन चेक करते हैं, हम तो उसकी बातों पे ट्रस्ट करते हैं। तो बातों पे ट्रस्ट करने का मतलब होता है कि उसने साइन क्यों है, कि ठीक है मैं ऑटोमेटिकली साइन, कई बार होता है तो मैं टेबल पे साइड पे पुश करके उससे साइन करवाता हूँ, ये साइन कि करवा। भाई आपने साइन नहीं किया। ये तो वही एचआर के ऊपर डिपेंड करता है ना, कुछ एचआर अच्छे होते हैं, कुछ एचआर बुरे होते हैं। नहीं मैम ऐसा नहीं होता, एचआर अच्छे बुरे नहीं होते, जो चीज़ें हैं उसको मैं फॉलो करनी चाहिए। नहीं, ऐसे होता है वैसे, ये एचआर अच्छा है, ये एचआर बुरा है। ये तो चलता होता है। वही बात आ जाती है ह्यूमन नेचर। अगेन ह्यूमन नेचर होता है कि यार हेल्पफुल नेचर हो गया कि यार चलो कोई बात नहीं, कैंडिडेट है, नर्वस है तो उसको शायद भूल गया होगा या कुछ भी रहता है, तो एचआर हेल्प कर देते हैं। और कुछ एचआर आर वेरी इगोइस्टिक, ये इसने ऐसे कैसे भूल गया, इसका माइंड ऑफ प्रेजेंस नहीं है। नहीं देखो वो चीज़ हम नोटिस करते हैं। आई थिंक कैंडिडेट की नर्वसनेस को भी देखना चाहिए। बिल्कुल HR देखते को। हैं, बिल्कुल देखते हैं, बट हम नोटिस करते हैं। वो देखो हमारे पास पॉइंट तो आ गया ना, उसकी वीकनेस आ गई एक, वो हमारे पास वीकनेस आ गई। नर्वस है कि बंदा नर्वस है, वो वीकनेस है उसकी। क्योंकि अगर मान लो कि कल को हम अच्छी पोजीशन पे लेके जा रहे हैं, अगर एक्सपीरियंस पर्सन, देखो फ्रेशर है तो हम इग्नोर करते हैं, अगर कोई एक्सपीरियंस पर्सन ये गलती करता है, सीनियर पोजीशन के लिए हम ढूंढ रहे हैं, वो ये गलती कर रहा है, नर्वसनेस, तो वो हम एक्सेप्ट नहीं करोगे। नहीं करेंगे। जैसे अब एक पर्सन है, वो पर्सन सेलेक्ट हो गया, ठीक है, आपने उसको सैलरी का एक बजट दे दिया, एक बकेट होता है कि यार आपको भी अपने ऑब्वियसली ऊपर हेड से एक बकेट होती है कि यार आपने इस अमाउंट से ऊपर नहीं जाना, ठीक है, बट कैंडिडेट इज आस्किंग फॉर ऑब्वियसली मच, ठीक है। तो बेसिकली ऐसी कोई स्किल्स होती हैं या ऐसी कोई टैक्टिक है जिससे एक कैंडिडेट अच्छे से नेगोशिएट कर पाए अपनी सैलरी को एचआर के साथ? मैम टैक्टिक्स नहीं, हमारे पास डिपेंड करता है सिचुएशन पे, हमें प्रोफाइल्स को देख के चलना पड़ता है। अगर हमारे पास बहुत अच्छी प्रोफाइल आ रही है तो हमारा बजट मान लो कि 45,000 है, तो अगर वो हमारे से 60,000 मांग रहा है, उसका जो लास्ट जो है 35 है, बट वो 60 मांग रहा है, बट हमारा बजट 45 है। अगर वो बहुत अच्छी प्रोफाइल है तो हम पुश करते हैं अपने मैनेजमेंट को कि हमें अच्छी प्रोफाइल मिल गई है या उसका एक्सपीरियंस अच्छा है, उसकी स्किल्स अच्छी हैं। एक एचआर ना आपको अच्छा बजट भी दे सकता है, एक एचआर आपको अच्छी सैलरी भी दे सकता है, एक एचआर आपको हर एक चीज़ दे सकता है जो आपको चाहिए। डिपेंड करता है कि वो उससे रिजल्ट्स आता है उसके बाद। बेसिकली बजट्स की बात नहीं होती, मैनेजमेंट ने एचआर पे सारी चीज़ें छोड़ रखी होती हैं कि आपने प्रोफाइल सेलेक्ट करनी है, हमारा काम है इंटरव्यू का, हमने जस्ट एक बार उसे राउंड अप करना है कि एक छोटा सा राउंड होगा, हम उसकी इंट्रोडक्शन लेंगे, छोटे से स्किल्स वगैरह पे बात करेंगे, देन उसके बाद आपने एग्जीक्यूट करना है।
अगर हमारे पास कैंडिडेट बहुत अच्छे हैं, मेरे पास कुछ कैंडिडेट ऐसे आए हैं जिनकी 35,000 सैलरी थी, आज मेरे पास 65 पे काम कर रहे हैं। मैंने दिया उनको और वो हमारी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा काम कर रहे हैं। हम उनको बोलते हैं कि अगर राहुल नाइट लगानी है तो वो नाइट लगाते हैं। सो ये जो चीज़ें होती हैं ना कहीं हमारे को इतने अच्छे कैंडिडेट्स भी मिलते हैं जो समझदार होते हैं, अच्छे से चलते हैं और कंपनी को ग्रो करते हैं, ग्रो करवाने में हेल्प करते हैं बिल्कुल। basically। जो आपको लगता है कि ये एसेट है बेसिकली, बिल्कुल कि कंपनी में ग्रो करने में हेल्प कर देगा, देन यू विल टेक इनिशिएटिव्स। बिल्कुल। ओके, सो शुभम, अब हम बात करेंगे टॉक्सिक वर्क कल्चर की, जो आपको पता ही आजकल बहुत ट्रेंड में है। कईयों का फ्रेज होता है कि मैनेजर्स टॉक्सिक बिहेव करते हैं, कईयों में एमडी टॉक्सिक बिहेव करते हैं, वर्क प्रेशर, वर्कलोड, और सबके अपने अपने फ्रेजेस हैं वर्क कल्चर को लेके, टॉक्सिक एनवायरनमेंट को लेके। तो एचआर इसमें कैसे रोल प्ले करता है? मैम इसमें हमारा मोस्टली ध्यान रहता है पहले इन्वायरमेंट को लेके कि अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो मैं कैंडिडेट से ये बोलूँगा कि वो एचआर के साथ डिस्कस करें। चाहे किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स हैं तो एचआर के साथ कंपनी प्रॉब्लम डिस्कस करें, पर्सनल प्रॉब्लम्स को दूर रख के। हम फर्स्ट प्रायोरिटी रखते हैं कि हम समझाने की कोशिश करते हैं उनके मैनेजर्स को, यहाँ तक कि हायर लेवल्स तक को भी समझाने की कोशिश करते हैं, अपने एमडीज़ को भी गाइड करते हैं कि सर उस कैंडिडेट के साथ ऐसा ना करो। ऐसा कुछ नहीं होता कि हम अगर एचआर पोजीशन पे हैं तो हम अपनी मैनेजमेंट के साथ ऐसे बात नहीं कर सकते। हम उनको भी गाइड करते हैं कि सर कैंडिडेट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, आप प्लीज़ उससे प्यार से बात करें, और हम एग्जीक्यूट करते हैं उसको इस चीज़ से प्रॉब्लम फेस कर रहा है। कहीं ना कहीं सोल्यूशंस मिलते हैं मैम। अगर सोल्यूशन नहीं मिलते देन हम एक्शन लेते हैं, फिर उसको हम रिलीविंग देते हैं। वो हमारे लास्ट एक्शंस में आ जाता है कि ठीक है रिलीव करना ही करना है। ऐसा नहीं है कि 10 बंदों को हम रखा है तो उसमें से अगर एक बंदा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है हम उसको रखें और 10 को निकाल दें। अगर वो इम्पोर्टेंट है तो वो जाएगा, अगर उसका बिहेवियर अच्छी नहीं है, इन्वायरमेंट को ख़राब कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, नहीं आओ कोई भी चीज़ें कर रहा है, तो वो सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखते हुए वर्किंग करना पड़ता है। और वो हम वर्किंग करते हैं। मे हो सकता है कहीं ना कहीं कुछ पार्शियलिटीज़ होती हों, कोई एचआर्स करते हों या कोई मैनेजर्स करते हों, बट नहीं, मेरे केस में ऐसा कुछ नहीं है। अगर मेरे लिए बहुत अच्छा कैंडिडेट है बट वो इन्वायरमेंटली अच्छा काम नहीं कर रहा, इन्वायरमेंट में अच्छी चीज़ें नहीं स्प्रेड कर रहा, तो मेरे लिए वो ज़ीरो है, उसकी स्किल्स भी ज़ीरो हैं और वो भी ज़ीरो है। तो अभी जैसे आपने मेंशन किया कि एचआर मैनेजमेंट से भी ऊपर हायर लेवल जो मैनेजमेंट है उनसे भी बात करते हैं जी। बट मोस्ट एचआर का जो फ्रेसेस वो यही होता है कि एमडी हमारी थोड़ा ना सुनेगा। नहीं मैम, ये मैं बोलूँगा कि एचआर के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि अगर एचआर एक कंपनी बना सकता है तो एचआर कंपनी बर्बाद भी कर सकता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये दोनों चीज़ें उसी के ऊपर रहती है कि एचआर ने कंपनी बनानी है या बर्बाद करनी है, क्योंकि एमडी का काम है, उसके पास और बहुत चीज़ें हैं, उसने कई एग्जीक्यूशन करनी है, जो चीज़ें उसके दिमाग में चल रही है वो ये छोटी छोटी चीज़ों को नोटिस करेगा तो वो ग्रो नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो उसको हमें ही रोड मैप देना पड़ता है कि सर ये बंदा हमारे लिए इस टाइम इम्पोर्टेंट है, आपका जो भी है हम पर्सनल इशू जो है या कंपनी का कोई इशू है या आपके साथ बिहेवियर इश्यूज हैं वो हम सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे, एक बार एक चांस दे दो, है ना। अगर दोबारा करता है देन हम इस पर एक्शन लेंगे। तो वो पॉलिसीज़ के अंदर चलता है। वो पॉलिसीज़ देखो जब साइन की जाती हैं तो पॉलिसीज़ के अंदर ये होता है। तो जैसे 6-7 महीने पहले की बात है, काफ़ी लिंक्डइन पे ये चल रहा थी, पोस्ट चल रही थी कि कुछ, मैं कंपनी का नेम नहीं मेंशन करूँगी बिकॉज यू नो इट्स कॉन्फिडेंशियल फॉर दैट, बट कंपनीज एमएनसीज थी जिनमें जो एम्प्लॉयज़ थे लोगों ने सुसाइड तक अटेम्प्ट कर लिए ड्यू टू टॉक्सिक वर्क कल्चर। मैम तो इसमें उस पर क्या है आपका? मैं इसमें आपको एग्जांपल देता हूँ जिसकी आप बात कर रहे हो, मेरे माइंड के अंदर आ गए हैं। मैं आपको, ठीक है मैं नाम नहीं लेता, बट ये है कि उसमें ना कुछ गलत कंपनियां भी होती हैं, कुछ गलत एम्प्लॉयज़ भी होते हैं। उसका रीज़न ये है मैम, एक बीमारी होती है तो उसको स्टार्ट होते टाइम लगता है ना। तो एक स्टार्टिंग पॉइंट, अगर हम स्टार्टिंग पॉइंट को कवर अप कर सकते हैं ना तो हमें स्टार्टिंग पॉइंट को कवर अप करना चाहिए। हम नहीं करते हैं कवर। तो अब जैसे ये सुसाइड्स हुए तो आपको क्या लगता है किसका मेजर फॉल्ट होगा, एम्प्लॉयज़ का कि कंपनीज़ का? कि वैसे तो मैनेजर्स को ही टारगेट किया जाता है कि मैनेजर्स अच्छे नहीं थे। मैं बताता हूँ इसमें ना, हम
किसी को टारगेट नहीं कर सकते। रीज़न क्या है कि एक एम्प्लॉई के पास, हम कंपनी को अगर साइड पे रख दें, एक कैंडिडेट के पास उसकी घर की प्रॉब्लम्स भी हैं, उसकी खुद की लाइफ की प्रॉब्लम्स भी हैं, वो कैसे सर्वाइव कर रहा है घर के बाहर रह के, वो उसी को पता होता है, और उसकी कंपनी प्रॉब्लम्स भी हैं। तो वो 3-4 टाइप की प्रॉब्लम्स में कवर अप हो रहा होता है। तो वो सिचुएशन मैटर करती है कि उसके ऊपर कौन सी प्रॉब्लम ज़्यादा थी उस टाइम, जिस पे उसने ये जो एक्शन लिया, ठीक है। वो कोई हम रिपोर्ट्स में भी नहीं देख सकते हैं ना, वो वही जानता है। तो एंड ऑफ द डे मान लो कि वो कंपनी में है तो इसलिए कंपनी का नाम लगा दिया, अगर वो काम ही नहीं करता तो फिर क्या कहेंगे हम? फिर भी तो हम कहेंगे। तो ये अगर सोसाइटी वाला कंपनी के ऊपर आप डालते हो कि कंपनी में कर रहा है काम, तो वो सोसाइटी, हो सकता है घर के प्रेशर की वजह से हो सकता है अपने आप से फ्रस्ट्रेटेड हो, जो वो अचीव करना चाहता हो वो अचीव ना कर पा रहा हो। लॉट ऑफ थिंग्स है ना उसकी, एक ह्यूमन बीइंग के अंदर अलग अलग तरीके से, अलग अलग मिनट में अलग अलग तरीके से विचार आते हैं, है ना। तो हम कंपनी को नहीं बोल सकते। हाँ, मैं ये बोलना ज़रूर चाहूँगा कि अगर कोई प्रॉब्लम है, वो स्टार्टिंग से आप डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर, आपका पर्सपेक्टिव क्या है कि जो मैनेजर्स हैं, जो बड़ी पोजीशन पे बैठे हैं, चाहे एमडी है, कोई भी है, इवन एम्प्लॉयज़ तक, कि जो आपस में साथ में बैठ के काम भी कर रहे होंगे, पर्सनल जो लाइफ है उसको सेपरेट रख के ही चलना चाहिए कि प्रोफेशनल, ओनली प्रोफेशनल? डेफिनेटली मैम, मैं तो ये कहता हूँ कि कंपनी की प्रॉब्लम्स कंपनी तक, घर की प्रॉब्लम घर तक। अगर आप घर से प्रॉब्लम कंपनी में ले आए और कंपनी की प्रॉब्लम घर ले जाए तो दोनों बैलेंस नहीं कर पाओगे। और दैट्स व्हाई पीपल आर स्ट्रगलिंग विद वर्क लाइफ बैलेंस। बिल्कुल, इसी से तो कवर अप कर रहे हैं। आप लास्ट टाइम ब्लेम ही कंपनी पे डाल देते हो। कंपनी क्या कर रही है? कंपनी क्या कर रही है? कंपनी आपको ग्रो कर रही है, कंपनी आपको आपके एक्सपेंसेस कवर कर रही है, कंपनी से आप चल रहे हो, आपकी फैमिली चल रही है। आप कंपनी, आप कहते हैं ना कि जिसी थाली में खाना उसी में ही छेद करना। तो मैं ये बोलता हूँ कि कंपनी को गाली देने के बजाय हम अपने आप को चेंज करें, जहाँ हम गलत हैं वहाँ सही हो जाए। आई थिंक ह्यूमन को अपने एम्प्लॉयज़ हैं या जो भी हैं उसको अपने नेचर पे वर्क करना चाहिए। एक तो आजकल वैसे भी पेशेंस लेवल किसी में भी नहीं है। वो तो नहीं है, बट आप क्लासेस लो, आपकी मेडिटेशन क्लासेस चलती है, आप बुक्स रीड करो, फ्री टाइम होते हो बुक्स रीड करो, आपको काम फील होगा। आजकल तो वैसे एंग्री इतनी, मतलब चीज़ें इतनी जल्दी, गुस्सा इतनी जल्दी आना लग पड़ा लोगों को कि एक छोटी सी चीज़ में भी गुस्सा करते हैं। अगर आपका सीनियर आपको कुछ बोल रहा है तो उसको सुनो, उसको सुनने के बाद उस पर सोचो। अगर वो गलत बोल रहा है, सोचने के बाद आपको पता लग रहा है कि वो मेरे को गलत बोल रहा है, तो उस पर एक्शन लो। आप 1 मिनट में अगर उसने बोला कि यार मेरे को पेन पकड़ा दे, और आप उसको पेन भी नहीं पकड़ा रहे कि ये कौन होता है मेरे को ये बोलने वाला। सो एज एन एचआर आपके ऊपर काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती हैं। एम्प्लॉयज़ को भी टैकल करना है, एमडी को भी टैकल करना है, इवन ऑफिस बॉय को भी समटाइम टैकल करना पड़ता है। सो हाउ डू यू मैनेज बर्नआउट एंड मेंटल हेल्थ ऑफ योर एम्प्लॉयज़? मैम, मैनेज करना तो टफ होता है, बट मैनेज करते हैं। आफ्टर ऑल हमें सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, हमें हर एक चीज़ देखनी पड़ती है, क्योंकि हमारी जॉब ही इसी से डिफ़ाइन हो रही है। अगर हम यही चीज़ें नहीं देख पाएंगे तो आई थिंक कि हमारी जॉब डिफ़ाइन नहीं हो सकती। हमें छोटी से छोटी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, हमें बड़े बड़े इवेंट्स भी देखने पड़ते हैं, हमें हर एक चीज़ टैकल करनी पड़ती है। हमें कई बार प्रॉब्लम्स होती हैं, बट हम कामली बिहेव करते हैं बिकॉज ऑफ दी कि अगर हम ही शाउटिंग पे आ गए, हम ही गुस्से से बोल रहे हैं, हम ही अजीब नेचर से बोल रहे हैं, तो वहाँ कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आएंगी। तो हमारा काम रहना, फर्स्टली हमारे पास ये हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है, तो हम कामली चलते हैं और उसी तरीके से हम कवर अप करते हैं, चाहे उसके बाद हम अपनी कैबिन में जैसे भी रिएक्ट कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, पर्सनल लेवल पे कुछ प्रोफेशनल लेवल पे हमें थोड़ा काम रहना पड़ता है। आई थिंक आपके इस आंसर के बाद काफ़ी एचआर्स को तसल्ली मिल जाएगी। बिल्कुल क्योंकि आपने एचआर्स की इमेज काफ़ी हद तक क्लियर कर दी कि एचआर फ्री तो नहीं होते। नहीं, देखो एचआर्स के पास, मैं नहीं कहता कि देखो हर एक इंसान एक तरह हो, मेरी नेचर अलग है, तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि मेरी तरह ही सारे हैं, बट एचआर की प्रोफाइल और एचआर को कवर अप करना और रोस्ट करना, ये चीज़ें सही नहीं है। कहीं ना कहीं एचआर ही आपको जॉब देने वाला है और एचआर ही आपको जॉब से बाहर निकालने वाला है। तो बाहर निकालने की अगर हम बात करें तो बाहर निकालना रीज़न आपका ही रहता है, क्योंकि आप परफॉर्म नहीं करते। जॉब देने का रीज़न ये है कि जॉब भी हम नहीं दे रहे, हम क्रेडिट नहीं ले रहे कि हम जॉब दे रहे हैं, बट कहीं ना कहीं आपका एंट्रेंस एचआर ही करवाता है।
आपको इंट्रोड्यूस एचआर ही करवाता है। तो मैं ये बोलूँगा कि एचआर के साथ आपका अच्छा बाउंड होना चाहिए। रोस्ट करने की बजाय ना आप उसको ब्लॉक करो। आप अगर उसको रोस्ट कर रहे हो तो आप अपनी इमेज को ख़राब कर रहे हो, आप अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल को ख़राब कर रहे हो। रीज़न कि आप उसका रोस्टेड वाला फ़ोटो क्लिक करके डाल दोगे कि ये एचआर ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। आप अगर वो करते हो तो आपका वहाँ पे एटीट्यूड इश्यूज दिखते हैं कि यार ये किस टाइप की लड़की है, ये इतने एचआर्स के साथ बात कर रही है, तो इसने भी तो आगे मैसेजेस किए होंगे, आप उसको चाहे छुपा देते हो। मैं ही बोलूँगा कैंडिडेट से कि जो आपके रोस्टेड टाइप वाले होते हैं उनको आप इग्नोर करो, आप अच्छी चीज़ें डालो, कुछ आप स्किल्सफुल डालो लिंक्डइन पे, जो आपकी स्किल्स देख के आपको लगे कि यार ये मेरे लिए बहुत अच्छी प्रोफाइल है, इसके पास तो नॉलेज काफ़ी अच्छी है, तो नॉलेजेबल चीज़ें डालो आप। ये तो है, लिंक्डइन पे तो फाइट ही चल रही है। आई थिंक एचआर्स अपनी इमेज क्लीन करने में लगे हुए हैं और कैंडिडेट्स अपनी इमेज क्लीन करने में लगे हुए हैं। बट आई थिंक अगर हम लिमिट सेट कर लें, एक सिस्टम को फॉलो कर लेंगे ना, तो आई थिंक ना एचआर परेशान होगा और ना ही कैंडिडेट और ना ही कंपनी सफ़र करेगी। बिल्कुल, एक सिस्टम को फॉलो करना ज़रूरी है। बिल्कुल। आपके अकॉर्डिंगली इमोशनल इंटेलिजेंस कितनी इम्पॉर्टेंट है एक कंपनी में, अगर पर्सन को लॉन्ग टर्म के लिए ग्रोथ करना है या सरवाइव करना है? मैम इस पे इमोशनली तो नहीं मैं बोलूँगा चलने के लिए, कंपनी में आपको स्मार्टली चलना है। क्योंकि जो आपके कोलीग्स हैं वो आपको डिच करने के लिए रेडी हैं, ठीक है। तो आप इमोशनली अगर कंपनी के अंदर चलते हो तो आप सरवाइव नहीं कर पाओगे। आपको स्मार्टली चलना है, आपको स्किल्स अपनी कवर करके आपको स्मार्टली वर्किंग करनी है, क्योंकि आगे भी वही बढ़ता है जो स्मार्टली वर्क करता है। एचआर जो है वो नेगोशिएट करते हैं कि लाइक हम इतना बजट दे सकते हैं, तो समटाइम्स जो एचआर है वो काउंटर्स ऑफर देते हैं, तो वो एक्सेप्ट करना स्मार्ट डिसीजन होता है। डेफिनेटली मैम, ओके। उसके रीजंस हैं कि अगर हम काउंटर ऑफर करते हैं ना, तो हमारी माइंड प्रेजेंस ये रहती है कि आफ्टर 3 मंथ्स हम उसकी ग्रोथ देख रहे होते हैं। हम कमिटमेंट भी करते हैं कि आफ्टर 3 मंथ्स अगर आप हमें अच्छा रिजल्ट्स देते हैं तो हम आपको अच्छी ग्रोथ देंगे। कहीं ना कहीं कैंडिडेट्स डिमांड कर रहे होते हैं अपनी, बट मुझे ये लगता है कि जब तक आप किसी कंपनी में अपने आप को परफॉर्म नहीं करोगे ना आके, हम आपको नहीं जानते, आप हमें नहीं जानते, तो वो वाला सीन हो जाता है, वो सिनेरियो आ जाता है कंपनी के अंदर। जब तक आप परफॉर्म करोगे, जब आप परफॉर्म करोगे आप डेफिनेटली चमकोगे। जो एक बेटर कैंडिडेट है और वो आपको किसी बेटर सैलरी के लिए स्विच करके दूसरी कंपनी में जा रहा है, तो आप उसको एक बढ़िया काउंटर ऑफर दे देते हो कि जो भी तेरे को वो वहाँ पे पैकेज मिल रहा है, वी विल प्रोवाइड यू दैट सेम पैकेज। तो जब वो कैंडिडेट ऑलरेडी आपसे लड़ रहा था कि भाई मेरे को उतना पैकेज दे दो, आप तब तो दे नहीं दे, जब वो स्विच कर गया, जब वो स्विच करने वाला है या करने के मूड में है, देन यू कम विद अ काउंटर ऑफर। तो उस केस में एक पर्सन को काउंटर ऑफर एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल मैम, उसका रीज़न ये है, डिपेंड करता है सिचुएशन भी, क्योंकि वो काउंटर ऑफर एक्सेप्ट इसलिए करे कि उसकी कंपनी में इन्वायरमेंट कैसा है या वो किस टाइप से सोच रहे हैं, वो कैंडिडेट ही डिसाइड कर सकता है। बट अगर उसको अच्छा ऑफर मिल रहा है, उसको अच्छा इन्वायरमेंट मिला हुआ है, उसके लिए अच्छी है कंपनी, तो काउंटर ऑफर एक्सेप्ट कर सकता है। क्योंकि मैं फिर वही बात पे आता हूँ कि अगर वो किसी और कंपनी में जाएगा, वो बेटर वहाँ पे परफॉर्म कर पाए, इस कंपनी में परफॉर्म नहीं कर पाए, उसके रीजंस क्या हो सकते हैं? बिल्कुल मैम, मेरे को लगता है कि जब कैंडिडेट जाता है तो उससे फीडबैक फॉर्म लेना चाहिए, और फीडबैक फॉर्म में वो भी कैंडिडेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो बता के जाए, ठीक है, कि यहाँ पे इन्वायरमेंट इशू था या मैनेजर अच्छा नहीं था या ये चीज़ें थी, अगर ये चीज़ें ये चेंज हो जाएं तो हम अच्छा परफॉर्म कर सकते थे, ये कर सकते थे। हो सकता है कई बार क्या होता है, बजट इश्यूज होते हैं, कंपनी ने एक सिस्टम दिया मान लो, तो उसको वो अपग्रेड कराने के लिए बोल रहा है, बट कंपनी के पास बजट नहीं है, वो अपग्रेड नहीं कर रहा, उसकी वजह से उसने दुखी होकर जॉब चेंज कर ली। एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, वो दूसरी कंपनी में जाके अच्छा परफॉर्म कर दिया, ठीक है ना, तो वो तो कंपनी का ड्रॉबैक होगा, वो कंपनी को देखना पड़ेगा कि ठीक है हमें अपना बजट से बढ़ाने पड़ेंगे, ठीक है, ये चीज़ें करनी पड़ेगी। तो मेरे को ये लगता है कि मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि जब भी कैंडिडेट अपनी जॉब को छोड़ता है, वो अपने जो एमडीज़ हैं या अपने सीनियर पोजीशंस के साथ उनको बता के जाओ। उनको अगर आप
आप नहीं कमियां दिखाओगे तो कौन दिखाएगा? वो तो चलो यहाँ सफ़र करके चले गए, आपने सफ़र कर लिया, बट अगर उसको कैसे पता चलेगा कि यार ये कैंडिडेट इस कमी के कारण अंदर मतलब छोड़ के गया हमें? हमारी डिस्कशंस रहती हैं एमडी के साथ, यार यही प्रोफाइल क्यों बार बार आ रही है ऊपर? आपने मोस्ट ऑफ द टाइम देखा होगा लिंक्डइन पे किसी कंपनी की एक ही प्रोफाइल बार बार निकल रही है। वो क्यों निकल रही होती है कि वो प्रॉपरली ना वो वहाँ पॉइंट पे पहुंच ही नहीं पा रहे कि प्रॉब्लम क्या आ रही है। कहीं ना कहीं कैंडिडेट उस प्रॉब्लम को समझ गया होता है, उस प्रॉब्लम को कंपनी नहीं समझ पा रही होती, और वो अगर कैंडिडेट्स को वो प्रॉब्लम को बता दे, मे भी हो सकता है कि कैंडिडेट की प्रॉब्लम सुन के उसको सॉल्व करने की कोशिश करे। अपनी कमी किसी को नहीं दिखती। अब हम शीशे के सामने हैं तो हम सोने हैं अपने लिए, अपनी कमी तो दूसरा ही देख रहा है ना कि यार इसमें ये चीज़ अच्छी नहीं है, इसमें ये चीज़ अच्छी नहीं है। तो वो चीज़ें मेरे को ये लगता है कि कैंडिडेट अगर जाता है उसको उसकी कमियां बता के जाए। जिस कंपनी ने अपने आप को ग्रो करना है ना, वो तो वर्क करेगी ही करेगी। जिस कंपनी ने अपने आप को ग्रो नहीं करना, वो तो यही बोलेगी। देखो कंपनी वर्क करती है स्मार्ट कैंडिडेट्स पे। आप आज स्मार्ट हो, कल नहीं हो तो कंपनी आपको बोलेगी बाय 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 बाय। ठीक है, आपको स्मार्ट तरीके से वर्क करना है। कंपनी भी अपनी जगह सही है, एम्प्लॉई भी अपनी जगह सही है, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको वर्किंग जो करना है अपनी स्मार्टनेस पे करना है, और कोशिश करनी है कि काम अपना ईजली वर्किंग करो, ठीक है। काम रह के अपनी वर्किंग करो, इमोशनली ना हो, पर्सनल थिंग डिस्कस ना करो, ध्यान दो अपने काम पे। एंड ऑफ द डे मैं ये बोलूँगा कि आप अगर आपका माइंड घर से ही स्टेबल करके आते हो ना, आज मुझे काम करना है, काम ही करोगे, आप काम ही करोगे। अगर आपको लगता है ना यार मैं नहीं काम करना कोई भी, मैंने तो बस मज़े करने हैं, आज बस डेस्क के बैठ के तोड़ के आना है, वो चीज़ नहीं सही। अगर जिस दिन आपका माइंड क्लियर है ना मैंने काम करना है, तो आपको काम में ही मज़ा आना स्टार्ट हो जाए। वो तो है। जिस चीज़ को आप दिल से करोगे उसमें मज़ा आएगा करके। और मैं इवन वो रोहित शेट्टी की एक बात याद आती है, उसने बोला था कि अगर कोई 10 रुपये दे रहा है तो 100 रुपये का काम करो। वो सही है, वो आप करके देखो, आपकी वो शाबाशी और आपकी वो जो चीज़ें हैं, जब आपको कोई पीछे ऐसे करता है ना, वाह वाह बढ़िया हो गया, ठीक है, उस दिन आपके चेहरे का रंग देखना, उस दिन आप अपनी खुशी देखना। वो तो है, अप्रिसिएशन अगर मिल जाए तो ठीक है। और ऐसा तो मेरे को नहीं लगता कंपनीज में कभी नहीं हुआ कि अप्रिशिएट नहीं किया। हर बंदे को अप्रिशिएट किया जाता है। इवन फ्राइडे आपके अच्छे अच्छे फंक्शंस किए जाते हैं, हर एक चीज़ की जाती है, यही करने के लिए कि ठीक है हम कंपनी को ग्रो भी कर रहे हैं, साथ साथ हम इंजॉय भी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं बड़ा अच्छा बॉन्ड होता है कोलीग्स का। कोई कोलीग्स ऐसे बन जाते हैं कि जो लाइफ लॉन्ग तक साथ में चलते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें नोटिस करके आगे बढ़ते जाओ और चलते जाओ। लाइफ तो ऐसी है जी, लाइफ में तो अभी स्टार्ट हुआ है। अगर आप स्टार्टिंग में इतने परेशान हो तो आगे जाके क्या करोगे। सो शुभम, इस पॉडकास्ट की क्लोजिंग करने से पहले आई वुड लाइक कि आप एक करियर एडवाइस आप शेयर करें जो बोथ प्रोफेशनल और फ्रेशर दोनों को हेल्प आउट करे अपना करियर ग्रो करने के लिए। फ्रेशर्स तो पहले वर्क करें अपनी स्किल्स पे, ठीक है, अपनी स्किल्स, अपनी कम्युनिकेशंस पे, जिस पे जो उसको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं उनको ग्रैब करें, देन अपना रोड मैप बनाते जाएं और चलते जाएं। अब आगे बात एक्सपीरियंस की। एक्सपीरियंस को स्मार्टली वर्क करना पड़ेगा आज के टाइम पे, ठीक है। अपनी स्किल्स को अपग्रेड करना पड़ेगा, तो उनके रोड मैप्स अपने आप बनते जाएंगे। तो ये एडवाइस है मेरी फ्रेशर और एक्सपीरियंस के लिए। ओके, थैंक यू शुभम फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन द बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक। एंड बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपने आई थिंक एचआर की इमेज को काफ़ी क्लियर कर दिया कि एचआर फ्री नहीं होते, उनके पास भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। और आई थिंक इस एपिसोड के बाद ये क्लियर हो जाएगा कि एचआर भी यार ह्यूमंस ही हैं। बिल्कुल ठीक है, ये क्लियर होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, ये क्लियर होना चाहिए। So if you guys enjoyed this episode, please subscribe to Beyond the Textbook and भर भर के इसको शेयर करो, क्योंकि HR की इंफॉर्मेशन बहुत रेयर मिलती है। So share it and enjoy, और मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू।